COP28 में आज हम कॉप के फाइनल आउटकम्स की तरफ पहुंच गए। दुबई में हुए इस कॉप के क्या आउटकम्स निकले, हम वन बाय वन इन सबको कवर करेंगे और हम इंडिया का स्टैंड भी साथ के साथ क्लियर करते हुए जाएंगे। यू विल एंजॉय इट थॉरली एंड यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। पहला, द फर्स्ट आउटकम इज फॉसिल फ्यूल फेज आउट। ऐसा कहा गया, देखिए जब कॉप होते हैं तो उनके मल्टीपल ड्राफ्ट आते हैं। पहला शुरुआत में जो भी सहमति बनी उस पर एक ड्राफ्ट आया, फिर उस पर कई आपत्तियां हुई, उसमें कुछ बदलाव हुए, फिर एक और फाइनल डॉक्यूमेंट आया। तो शुरुआत में जो ड्राफ्ट आया था इस बार COP28 का, उसमें फेज आउट टर्म मेंशन थी, ठीक है। लेकिन भारत, चीन और कई मुल्कों ने इस पर दबाव बना दिया कि नहीं, यू कैन नॉट कंपेल अस, आप हमें फेज आउट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो फिर टोन डाउन किया गया इस वर्ड को, इसमें बदलाव किए गए और फिर जो वर्ड ऐड किया गया है फाइनली वो फेज आउट नहीं है, दैट वर्ड इज ट्रांजिशनिंग अवे। तो आप जब कॉप का फाइनल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ट्रांजिशनिंग अवे वर्ड मिलेगा, फेज आउट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, 1995 के बर्लिन के पहले कॉप से आज दिन तक के किसी कॉप में फॉसिल फ्यूल वर्ड यूज नहीं किया गया है। हमेशा टेम्परेचर राइज के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिस्पॉन्सिबल माना गया है, लेकिन उनको कल्प्रिट माना गया कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इज द मेन कल्प्रिट ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर एंड द ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स मेन कल्प्रिट हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल एंड गैस। ऐसी टर्म एग्जिस्टेंस में आई नहीं थी, उसकी सब मुल्कों की अपनी अपनी ज़रूरतें थी, फॉसिल फ्यूल्स सभी यूज़ कर रहे थे, फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के स्टेक्स लगे हुए थे। अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करूं, साउथ वेस्ट एशिया की बात करूं, तो उनके स्टेक्स उसमें लगे हुए थे। अभी भी अगर मैं आपको बात करूं तो COP28 अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल माना गया। क्यों माना गया? कंट्रोवर्शियल इसलिए माना गया कि ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, दुबई में, और दुबई वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है। अच्छा, सेकेंड चीज़, जिस कंट्री में भी कॉप होता है उसको अधिकार होता है कि वो प्रेसिडेंट नियुक्त करे, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि कॉप कंक्लूड हो और हम सब एक फाइनल प्लान की ओर बढ़े। तो किसको चुना गया? यूनाइटेड अरब अमीरात की नेशनल कंपनी, द ऑयल कंपनी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सुल्तान अल जाबेर को, डॉक्टर अल जाबेर, उनको चुना गया। तो लोगों ने ये आरोप लगाया कि जिनकी कंपनी सबसे लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में फॉसिल फ्यूल की, आप उन्हें प्रेसिडेंट चुन रहे हैं। और थोड़े ही महीनों पहले अपने ही मुल्क में उन्होंने ये घोषणा की है कि हम इतने पैसे लगाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है कि कॉप ने ये माना, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ने माना कि जब तक हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लाते तब तक एक ऑल इंक्लूसिव कंक्लूजन नहीं आएंगे, तब तक हम सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लेकर के आते। हमें फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कंपनीज को भी लाना पड़ेगा, उनको यूज़ करने वालों को भी साथ लाना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर को भी आना पड़ेगा, सरकारों को भी आना पड़ेगा, तो सबको आना जरूरी है। इसलिए इस बार अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ, 1 लाख लोगों ने शमूलियत की इस कॉप में, और लगभग 2000 लोग ऐसे थे जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। तो क्योंकि उनको साथ ला करके उन्हीं से तो बात मनवानी है, फिर ही तो कोई नतीजे निकलेंगे। तो एक सिक्के का पहलू ये भी था कि इसलिए उनको एंगेज कराया गया कि जहां जहां है, जैसे अब आगे अजरबैजान में होगा, कि जहां जहां है वहां वहां इनफैक्ट हम इसको रखें कॉप को, और उनसे पूछे, उनके छाती पर बैठ के पूछें कि क्या करना है, बताओ, तुम बताओ क्या करना है, क्या बदलाव करना है। दिस द कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल फेज आउट वाज द टर्म, जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया और ट्रांजिशनिंग अवे में गए। और दबाव किन मुल्कों ने बनाया? मुख्यतः डेवलपिंग कंट्रीज, जिनको लीड कर रहे थे भारत और चीन। तो इनके दबाव में ये शब्द बदला गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो पूरा पक्ष भी भारत का समझिए, बिल्कुल भी आप फंसेंगे नहीं किसी भी अंडरस्टैंडिंग में।
और रटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो शुरुआत, सबसे बड़ी पॉजिटिव आउटकम इसकी फॉसिल फ्यूल वर्ल्ड एक्सिस्टेंस में आ गया, इसको पहली बार रिकॉग्नाइज कर दिया, यूज़ कर लिया। अब आगे आगे इस पर काम हो जाएगा तो नतीजे भी मिलेंगे। सो फर्स्ट इज द फॉसिल फ्यूल फेज आउट। क्या लिखा है? द रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग हैड नेवर बीन एक्नॉलेज्ड इन एनी अर्लियर कॉप डिसीजन। नेवर। COP28 called upon countries to contribute towards transitioning away from fossil fuels. COP28 ने मुल्कों से कहा कि हम ट्रांजिशन करें फॉसिल फ्यूल से। क्यों? so as to achieve net zero by 2050, ताकि पूरा ग्लोब 2050 तक नेट जीरो अचीव कर ले। अच्छा, समझ आ रहा है कि कॉप आउटकम में आने से पहले वो वाले लेक्चर क्यों जरूरी थे? वो सारी डीप अंडरस्टैंडिंग, वो सारा नरेटिव। अदरवाइज ये COP28 के आउटकम अगर 20 मिनट में करा दिए जाते, जो कि कोई भी करा सकता है, और कराने के लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अगर मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह की उसकी शक्ल मिल जाएगी आपको। ये लीजिए, बस इतना ही है, मेन हमारे लिए इतना ही है। इसको लिख दूंगा और ट्रांसलेट कर दूंगा हिंदी में, खत्म, लिखा ही हुआ। ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सेलरेटिंग एफर्ट टुवर्ड्स द फेज डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल पावर, एक्सेलरेटिंग एफर्ट्स ग्लोबली टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम, ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। सिंपली सच, दीज आर, इतना ही है बस। लेकिन आपके लिए इतना नहीं है, आपकी ज़रूरतें इससे पूरी हो ही नहीं सकती। इस एक एक लाइन में आने वाला एक एक वर्ड अपने आप में एक एक कहानी लिए बैठा है। आप समझ ही नहीं सकते थे, आप सिंपली इसे रटते। इसलिए ज़रूरी था वो पूरा का पूरा कंटेंट बिल्डिंग अराउंड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इंडिया का स्टैंड, अलग अलग कॉप्स में हुई बड़ी बड़ी चीज़ें, और अब तक की हमारी सारी यात्रा। तभी आप अब इसे मिनटों सेकंडों में समझ पा रहे हैं। आई बात समझ में? तो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन हो जाएं ताकि हम ग्लोबल लेवल पर नेट ज़ीरो अचीव कर लें 2050 तक। और मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं कि नेट ज़ीरो क्या है। देयर वर, बट प्रॉब्लम क्या है? ये ट्रांजिशनिंग अवे वर्ड में इश्यू क्या आ गया? तो कॉप ने एक समस्या छोड़ दी इस बार भी। क्रिटिक्स ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना तो कोई टाइम शेड्यूल है, ना कोई टारगेट दिया गया। इतना कह दिया गया, आप सबको इतना कह दिया गया कि आप सब फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन कर जाओ, है ना, उन फ्यूल्स की तरफ आ जाओ जो क्लीन है। लेकिन कितने समय में आ जाओ नहीं कहा गया, कोई टाइम शेड्यूल नहीं दिया गया, आप पे छोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ कोई टारगेट नहीं दिए गए कि आप अभी इतना फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो, इतनी देर में इतना करोगे, ऐसा कुछ टारगेट। नो टारगेट्स, नो टाइम शेड्यूल, खुला छोड़ा गया इस बात पे। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जब किसी चीज का कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं दिया गया और कोई टारगेट ही नहीं दिए गए, तो फिर क्या मतलब बनता है उस पॉइंट को भी इंक्लूड करने का कि आपने उसे ट्रांजिशन अवे होने को कह दिया। ये क्रिटिक्स का पक्ष है। लेकिन COP28 का पक्ष क्या है? COP28 ये कहता है कि टारगेट्स देना, टाइम शेड्यूल बनाना, ये एक तरह से टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगी जिसने अब तक रिजल्ट यील्ड नहीं किए। और ऐसे मुद्दे पर हमें सारे मुल्कों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल को ध्यान में रखना है और सबको ही साथ लेके आना है कॉमन एजेंडे के लिए। तो ऐसे में हमें इतनी लिबर्टी ऑफर करनी पड़ेगी उनको कि समय वो तय करे, लक्ष्य वो निर्धारित करें स्वयं ही। लेकिन हमने एक ब्रॉडर आइडिया और फ्रेमवर्क दे दिया कि 2050 तक हमें नेट जीरो हो जाना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लगातार 5-5 साल पे स्टॉक टेक करेंगे, लगातार 5-5 साल पर सभी अपना नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन सबमिट करेंगे, जो कि पिछली बार से अगली बार बेहतर होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो ऐसे में हमारे पास अब एक लक्ष्य आ गया है कि हमने COP28 में फॉसिल फ्यूल को इंक्लूड कर लिया है। अब हर कॉप में हम इस पर असेसमेंट कर पाएंगे और वो असेसमेंट्स एक बेहतर करेगा, दूसरा उससे सीखेगा, तीसरे को फिर हम वो बेंचमार्क देंगे। ऑटोमेटिकली ही लक्ष्य और ऑटोमेटिकली ही टाइम शेड्यूल बनता चला जाएगा। तो ये चीज़ें इस तरह से टाइम शेड्यूल है टारगेट बना करके सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर हमें शक्तियां जो हैं वो डिसेंट्रलाइज करनी है। मुल्कों को उनके सॉवरेन लिमिट्स में रहते हुए वो कितना बेहतर कर सकते हैं ये बताना है। आई बात समझ में? हम डिक्टेटर नहीं बन सकते, अदरवाइज शामिल ही नहीं होंगी कंट्रीज, कोई मानेगा ही नहीं, और फिर मनवा कौन लेगा?
इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबद्धताएं होती हैं, द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कब मानते हैं? मेरा आपसे सवाल है। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा तब मानेंगे जब पहले तो उस प्रतिबद्धता में, उस कमिटमेंट में आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो नीड्स हैं, उन्हें पहले तो इंक्लूड किया जाए और फिर आपसे ये कहा जाए कि ये आपकी राइटफुल नीड्स हमने इंक्लूड की। आप अपनी राइटफुल ड्यूटीज पर भी जरा फोकस करिए कि आपकी जिम्मेदारियां भी हैं कुछ, अब आप उस पर भी आ जाइए। थोड़ा कदम विश्व ने बढ़ाया आपकी तरफ, थोड़ा आप विश्व की तरफ बढ़िए, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अदरवाइज एक व्यक्ति को आप अपने साथ चलाने की बात कर रहे हैं और फिर सब मिलके उसे डिक्टेट कर रहे हैं, तो एक पूरा प्लेटफॉर्म खेमों में बट जाएगा। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एक तरफ खड़ी हो जाएंगी, डेवलपिंग कंट्रीज एक तरफ खड़ी हो जाएंगी, हाईली डेवलप्ड एक तरफ खड़ी हो जाएंगी, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन एक तरफ खड़ी हो जाएंगी, तो फिर तो सारे ब्लॉक अपना अपना करेंगे, फिर एक साझा प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होगा? आई बात समझ में? तो ये एक आइडिया पीछे रहता है जिसके तहत ऐसे टारगेट्स और शेड्यूल्स नहीं प्रपोज किए जाते। सभी जिम्मेदार बनाए जाएं, इसके लिए उनको लगातार प्रेरित किया जाता है, लगातार उन्हें उदाहरण दिए जाते हैं कि देखिए उन्होंने इतना किया, लगातार उनके सामने स्टडीज और फाइंडिंग्स रखी जाती हैं कि देखिए आपके मुल्क में कितने फ्लड्स आ रहे हैं, कितने ड्रॉट्स आ रहे हैं, प्रेसिपिटेशन में कितनी कमी आ रही है, आप जानते हैं ये क्लाइमेट चेंज के कारण आ रही है, और अल्टीमेटली आप ही को लाभ होगा अगर आप हमारे द्वारा सुझाए गए तरीके अपनाएंगे। आप एक बार आगे आइए, आपको फायदे मिलेंगे, तो मुल्क समझेंगे इस बात को। तो ज़्यादा फोकस हो साइंटिफिक डेटा पर, ज़्यादा फोकस हो फाइंडिंग्स पर, स्टडीज़ पर, ज़्यादा फोकस हो और ज़्यादा सटीक तकनीक विकसित करने में, ज़्यादा ध्यान इस बात पर दें कि सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं कि हम काफ़ी हद तक प्रिसीजन में ये रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाए कि ये नतीजा ग्लोबल वार्मिंग से हुआ है, जिसमें कि डाउट्स ना बचे। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स के वाया इन बातों पर भी काफ़ी एफर्ट्स कराए जा रहे हैं कि मुल्क समझदार हैं, समझेंगे इस बात को। ओके, तो हाल लेकिन क्रिटिक्स को जिम्मेदारी है कि वो क्रिटिसाइज करें, वो ये पॉइंट्स आपके सामने रखें। नहीं रखेंगे तो फिर अल्टीमेटली आप कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि योजनाएं सही दिशा में बनी है कि नहीं? तो वो ये कहते हैं कि देयर इज नो टाइम शेड्यूल एंड नो टारगेट्स। अब कुछ कंट्रीज क्या हैं, खफा भी हैं इस बात से। सम कंट्रीज वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड दैट द टर्म फॉसिल फ्यूल फेज आउट हैड नॉट बीन यूज्ड। वो ये कहती हैं कि फॉसिल, कौन सी कंट्रीज हैं? मेनली द आइलैंड नेशंस, और ज़्यादातर द इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल सेमी ट्रॉपिकल रीजन के आइलैंड नेशंस। उनको रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स ये कह रहे हैं कि हम बहुत खफा हैं इस कॉप से। वो कहते हैं कि ये ऐसा है कि ज़रूरत है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, कमिटमेंट्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये इंक्रीमेंटल मैनर में ऐसे चल रहे हैं कि पिछली बार जो था उस पर थोड़ा इंक्रीमेंट कर दिया, अगली बार और थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंटल अप्रोच से 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस कोई टारगेट अचीव नहीं होगा, और लगातार हमारे मुल्क साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, बदलती हुई वनस्पतियों से जूझ रहे हैं। हम हैवी कॉस्ट सफ़र बियर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अभी भी समझ जाइए, सख्त फैसला लीजिए। तो इस तरह के अलायंसेज ऑफ द आइलैंड नेशंस वो अपोज कर रहे हैं इस बात को कि आपने टोन डाउन क्यों की, फॉसिल फ्यूल फेज आउट से आप ट्रांजिशनिंग अवे में क्यों आए। लेकिन मैंने अभी बता दिया कि भारत, चीन और इस तरह के डेवलपिंग मुल्कों का कहना था कि फेज आउट तो अभी आप भूल ही जाइए, ट्रांजिशनिंग अवे कुछ है तो हम मानेंगे। ओके, तो समझते हैं इंडियाज स्टैंड। मैं ये इंडियाज स्टैंड वाली जब आपको बात कह रहा हूँ तो अल्टीमेटली ये हम कहाँ से कोट कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए द हिंदू में अभी दिसंबर 2023 में खबर छपी थी, और आपके सामने कौन है? यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर, ये ही इज़ द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर। ये क्या कह रहे हैं? इंडिया विल कंटिन्यू टू रिलाई ऑन कोल पावर अंटिल इट बिकम्स डेवलप्ड कंट्री, सेज भूपेंद्र यादव। सो योर एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ये उनका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऐसा आपको कभी मेंस में क्वेश्चन है या प्रिलिमिनरी में है या इंटरव्यू में, और आप लगे कि नहीं सर हमारा तो स्टैंड ये है कि फॉसिल फ्यूल बहुत नुकसान कर रहा है सर, खत्म, भारत तो देश को दुनिया को बहुत मानता है, विश्व गुरु बनना चाहता है, और ऐसे में अगर इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो हम तो पूरी सपोर्ट में है कि फॉसिल फ्यूल। वो समझ जाएंगे कि ये भाई
हवाई बंदा है, दिल से बात करता है ज़्यादा। दिल मतलब कि इसको बस सब अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन अच्छा अच्छा जब करने जाओ तब पता लगता है सच्चाइयाँ क्या हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे कि सर ये हमारा स्टैंड था COP28 में, दैट वाज आवर स्टैंड, कि हमने ये कहा है कि हम कोल पर निर्भर रहेंगे आने वाले दिनों में, जब तक कि हम एक डेवलप्ड नेशन का स्टेटस अचीव नहीं कर जाते। ऐसा क्यों, अभी बता देते हैं। तो वो क्या कहता है, इंडिया इज कमिटेड। अब ये सारी बातें जो हैं उन्होंने ही कही हैं, मैंने यहाँ लिख दी हैं, मतलब ये भारत सरकार का, मतलब ये भारत का स्टैंड है। India is committed to the energy needs of its people and will also have to rely on coal power until it achieves developed country status। तो भारत ये कहता है कि हम अल्टीमेटली अपने लोगों की जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध है। पहले हम उनके एनर्जी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने, किसान है, उद्योगपति हैं, अर्बन लाइफस्टाइल है, अर्बन रिक्वायरमेंट्स हैं, हर जगह हमारे लोगों की ऊर्जा ज़रूरतें हम पूरी करेंगे। और वो ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है कोल से दूर हो जाना, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हम कोल पे आने वाले समय में रिलाई करेंगे, ओके। और कोल एक फॉसिल फ्यूल है, सो वी विल रिलाई ऑन कोल पावर अंटिल इट अचीव्स डेवलप्ड कंट्री स्टेटस। इंडिया कहता है, इंडिया रेजिस्टेड प्रेशर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू एंड द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो पहले लाइन रखी गई थी कि प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल को खत्म किया जाए, लेकिन इंडिया के दबाव में वो चीज़ें हटाई गई, क्योंकि इंडिया ने डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा था उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। क्यों दबाव बनाया जा रहा था, आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा कल के लेक्चर में कि डेवलप्ड नेशन ऑलरेडी पीक अचीव कर चुके हैं कोल में और ऑयल में, आज से लगभग 15 साल पहले। तो उनकी तो पीक अचीव हुई है। फिर उसमें से भी अगर देखें तो कोल का तो कोई अब अस्तित्व बचा नहीं डेवलप्ड नेशंस में बड़े पैमाने पर, अगर अस्तित्व बचा है तो ऑयल और गैस का। तो ऐसे में 2021 में जब 26th COP ग्लासगो में कोल को सिंगल आउट किया गया, देखिए तब फॉसिल फ्यूल वर्ड ना यूज करके सीधा कोल वर्ड यूज किया। ये आप चतुराई देखिए कि मतलब COP26 में यानी कि 2021 ग्लासगो में फॉसिल फ्यूल में तीनों आते हैं, लेकिन दो में वेस्टेड इंटरेस्ट था किसी का, ऑयल में। इस समय अमेरिका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, तो प्रॉपर इंटरेस्ट था। इवन 1/4 वही कवर कर रहा है, 24-25%। सेकंड, गैस तो कंज्यूम ही कर रहा है पूरा यूरोप, अमेरिका सारे। तो ये दो फ्यूल हमारे मतलब के हैं। कोल कौन कर रहा है, ये डेवलपिंग नेशन, ये चीन, ये भारत, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कोल लेके आओ भाई। तो तब मान लिया कि हाँ कोल ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो तब इंडिया ने बोला भाई क्या फॉसिल फ्यूल नहीं, मतलब कोल, मेरे वाला कोयला, मतलब कोयला ना जलाए हैं, तुम तेल जलाओ, गैस जलाओ। तो तब इंडिया के दबाव पर मध्यम मार्ग अपनाया गया, मिडिल पाथ। तो इंडिया ने बोला फेज आउट तो भूल जाओ, ठीक है मैं जिम्मेदार मुल्क हूँ और मैं ये मानता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होना चाहिए, तो ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कोल को इंक्लूड मत करो, इंक्लूड करो, फेज डाउन अप्रोच अपनाएंगे, फेज आउट भूल जाइए आप। आई बात समझ में। तो ये इंडिया के, लेकिन तब से इंडिया लगा हुआ है इस बात में कि सारे फॉसिल फ्यूल ऐड करो इसमें, और नॉट ओनली कोल, ऑल द फॉसिल फ्यूल्स। तो तब जाके बात बने, तब जाके मामला क्लियर हो, क्योंकि वो लोग फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, उनकी कंपनीज, बड़े मुल्कों की कंपनीज आगे भी फॉसिल फ्यूल ऑयल गैस यूज प्रोड्यूस भी करेंगे, यूज भी करेंगे। तो इस चक्कर में अपनी लिमिट से बाहर जाएंगे, जितनी लिमिट है, जितना कोटा दिया होगा, इस चक्कर में फिर लिमिट से बाहर जा करके भी चलते रहने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे। और कार्बन क्रेडिट जब खरीदेंगे तो जिन मुल्कों में एफर्ट्स हो रहे हैं जंगल जुंगल लगा के या फिर क्लीन एनर्जी के तरफ, पैसा उधर को आएगा, और फिर ऐसे में उन मुल्कों को कुछ तो मिलेगा। लेकिन कोल इंक्लूड कर लिया, इन मुल्कों गले में फांस फंसा दी। तो अब ये मुंह उठा के देखते रहें कि भाई कोल तो फेज डाउन करना है, ऑयल और गैस इंक्लूड नहीं किया, धड़ल्ले से मामला चल रहा है, कोई बंदिशें नहीं। तो ना कोई पैसा आना है, ना कोई सपोर्ट आनी है। अगर इंडिया ने कहा, अगर चाहते हो कि क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट और बढ़े, अगर चाहते हो कि डेवलप्ड कंट्री से टेक्नोलॉजी और फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ और तेजी से आए, फिर इंक्लूड करना ही है तो तीनों फॉसिल फ्यूल इंक्लूड करो, कोल को रिप्लेस करो वर्ड फॉसिल फ्यूल से। ये इंडिया ने 26th COP में बोला ग्लासगो में, यही इंडिया ने 27th COP में बोला
शर्म अल शेख इजिप्ट में, और फाइनली 28th कॉप में फॉसिल फ्यूल इंक्लूड कर लिया गया। आई बात समझ में? तो ये कहानी है। सो इंडिया रेजिस्टेड द प्रेशर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू एंड द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इंडिया स्टेटेड दैट to meet the energy needs of its people, it cannot rely simply on the import of oil and gas। तो इंडिया ने कहा कि वाह भाई, कोल बंद करके बैठ जाएं और अपने लोगों की ऊर्जा की ज़रूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। तो फिर ये तो कितना अच्छा हो गया कि फिर वो पूरी करने के लिए ऑयल और गैस पे ही निर्भर हो जाओ, और वो तो हम ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं, तो और करो। मतलब सारे पावर प्लांटों में से कोयला निकाल दो, घुसेड़ो ऑयल और गैस उसमें, और ज़्यादा इंपोर्ट करें, आपकी और ज़्यादा चांदी, हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ जाए, ऐसे में हमारे रिजर्व्स डॉलर के और खाली हो जाएं, ऐसे में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ जाए, ऐसे में जो जेब में पैसा बचना है निर्माणकारी योजनाओं के लिए, विकास के लिए, वो सब खत्म हो जाए, और देश का विकास यानी कि जो गरीबी दूर करने के एफर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट देने के एफर्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ के एफर्ट्स, भुखमरी दूर करने के प्रयास, जन कल्याण के विकास के प्रयास, ग्रामीण विकास के प्रयास, खेतीबाड़ी को समर्थन देने के प्रयास सब ठप हो जाएं, और हम पर्यावरण बचाते बचाते खुद पर्यावरण में ही लीन हो जाएं। कहते भाई ये तो नहीं होगा, हम कोयला खपाते हैं, हम कोयला खपाएंगे। अभी हमें मत सिखाइए, हमें दुनिया की जिम्मेदारी पूरी है, और हम रिन्यूएबल में जम के काम कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल में जम के मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी का सत्य यह है कि अभी हमारी ज़रूरत कोयला है, और हम अपनी वो ज़रूरत पूरी करेंगे, क्योंकि हमें अपने लोगों की ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी करनी है, और हम उन ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, और वो हम करते रहेंगे। किसी तरह से भी इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये इंडिया का स्टैंड है। बताइए गलत कहाँ है? ये आप सरकार होते तो आपका स्टैंड क्या होता? वहाँ गए हीरो बनने के लिए, ऐसा है कोयला मत जलाया करो। हैं सर, मेरी तो 70% जो बिजली बनती कोयले पे बनती, बंद करना यार। 70% बिजली कोयले पे बंद कर, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ कर, जन कल्याण में सोच। ठीक है, ये तो बात सही है। मतलब इसके बाद मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, सब कहेंगे वाह 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 इंडिया, कहते हैं हाँ तू ही हिट है। ठीक है, आज से मैं कोयला बंद कर रहा हूँ, और फिर मैं क्या चलाऊंगा? देखो ऑयल ऑयल चला, गैस चला, और कहते सर वो कहाँ से आएगा? तो हमसे मंगा, खुला पड़ा है मामला, हम देंगे तेरे को। कहते ठीक है सर। मुल्क में वापस आए और 76 कि क्या करके आ गए बाहर, क्योंकि कोयले से खड़ी है कोयल माइने हमारी, उससे जुड़ा है सारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, उससे जुड़ा है सारा रिटेल सेक्टर, उससे भयंकर बनी हुई है इकोनॉमी। सब खत्म, गरीबी गई, रोजगार गया, उन क्षेत्रों का विकास भी गया, और नए पैसे जो लगेंगे वो अलग से। भाई ऐसे तो फैसले नहीं देता होगा कोई मुल्क, आप बताइए मुझे लेता होगा कोई मुल्क? तो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करेंगे भाई, विंड एनर्जी का विकास कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का विकास कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब बचे रहेंगे। बचे रहने के लिए अभी कोयला फूकेंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि आंकड़े भी बताऊंगा ना, आंकड़े बहुत अलग पिक्चर दे रहे हैं इंडिया की, और इंडिया गलत भी नहीं है, सही है। कैसे? आंकड़ों से बात करेंगे, समझो। So, India stated that to meet the energy needs of its people, it cannot rely simply on the import of oil and gas. India relies on coal. क्यों? क्योंकि India relies on coal for about 70% of its power generation. समझ में आई बात? ये सत्य है हमारा। And aims to add 17 gigawatt of coal-based power generation capacity in the next 16 months. उल्टा ऐड करने जा रहा है। मतलब हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर पत्रकारों को कह रहे हैं बात सुनो, 70% हमारा पावर सेक्टर कोल पे खड़ा है। सही बात है? कहते हैं हाँ। कहते हैं आगामी 16 महीनों के अंदर 17 गीगावाट और कोल बेस्ड बिजली ऐड करने जा रहे हैं। गांव गांव में बिजली क्रांति करनी है, क्योंकि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाएगी, क्योंकि ई कॉमर्स पर बल है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन पे बल है। बिजली नहीं होगी तो ये सब कैसे होगा? बिजली नहीं होगी तो चला लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैठे रहना मोबाइल लेके, ना चार्ज होगा, ना चलेगा, ना वाईफाई चलेगा। तो गांव गांव तक जब तक विद्युत नहीं पहुंचेगी, जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेजेस नहीं होगा, नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, तो तब तक ना तो वहां पर टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, ना शिक्षा, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ना ही विकास। तो ई कॉमर्स कैसे काम करेगा वहां पे? ऑर्डर कैसे बुक करेंगे अमेजोन पे? गांव में बैठे हुए हैं, फोन तो नहीं लगाएंगे बैठ के। समझ रहे बात को?
तो भाई बहुआयामी विकास जो कि आने वाली आगामी तकनीकों पर विकसित होने वाला है, उसके लिए सबसे मूल आवश्यकता तो बिजली है। और बिजली के लिए इस समय मूल आवश्यकता है 70% बिजली कोयले से। कोयला कितना जरूरी है हमारे लिए। तो वही भारत कह रहा है कि धीरे धीरे हम निर्भरता घटा लेंगे कोयले पे। हम 70% से 60 करेंगे, 55 करेंगे, 50 करेंगे, 45 करेंगे, 40, एक दिन इसका अस्तित्व ही खत्म कर देंगे, लेकिन एक दिन तब तक तो करेंगे। ओके, तो दैट इज द रिक्वायरमेंट। डिफेंस कैपेसिटी भी तो बिल्ड करनी है। 4 पैसा बचाएंगे जेबे में, तभी 2-4 हवाई जहाज लेंगे लड़ने वाले। जेब में ढेला नहीं और लड़ रहे हैं दुनिया से, और दुनिया हो क्या रहा है देख रहे हो ना। तो सामने वाला जब अपने हवाई जहाज और तोपे लेके बैठा होगा, तब उनको कहेंगे कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुमको थोड़ी अकल होनी चाहिए। आओ UNFCCC वालों, कॉप, इसको समझाओ कि मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे लेटेस्ट फाइटर जेट मत यूज करे, क्योंकि मैंने पिछले ही साल पर्यावरण की, विश्व की, इसके लोगों की सुरक्षा के लिए 70% कोल से जो पावर हमारी जनरेट होती थी वो मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दी। सारा पैसा उधर खत्म हो गया मेरा, और अब लड़ने के लिए मेरे पास कुछ साजो सामान है ही नहीं। मेरी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेटें भी नहीं है। ऐसे तो नहीं देश चलते, विदेश नीतियां ऐसे तो नहीं बन पाएंगी, रक्षा नीति ऐसे तो नहीं बनती। तो एक सरकार को सोचना कितना है भाई, पहले इमेजिन करो। इन्वायरमेंटलिस्ट के पास बैठोगे तो उसकी बात सुन के लगेगा कि भाई कल ही जिंदगी खत्म है। हर तरफ प्लास्टिक, सारी नदी गंदी, हर पेड़ उखड़ गया, सब चिड़ी खत्म, सब एकदम खत्म। सांस जो ले रहे हो अंदर इतना इतना कुछ कुछ ले रहे हो। ठीक है, ये उसकी बात है। इकोनॉमी वाले के पास बैठोगे तो वो कहेगा भाई पेड़ तो काटने ही है, सड़क चौड़ी करनी ही है, सब होना ही है। एक बेरोजगार युवा, शिक्षित युवा के पास बैठोगे वो कहेगा भाई नौकरी दो, जिधर भी दो। रोड बना रहा है LNT वाले, मुझे उसमें इंजीनियर लगा दो। और उसको तुम कहोगे वही रोड कितने पेड़ काटती, वो कहेगा भक्त कितने पेड़ काटती तो तू लगा, मैं रोटी ना खाऊं। सरकार हर किसी का पक्ष देखती है। सरकार को हर पहलू देखना होता है देश का। उसके आधार पर ही हमारी प्रतिज्ञाएं होती हैं, हमारे प्लेजेस होते हैं, हमारे कमिटमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। ये इतना कन्वीनियंस नहीं होता कि भाई आप कन्वीनियंटली चले गए और कुछ भी कह दिए। आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हो सकते। जो विश्व के लिए जरूरी है, जो आपके समाज, आपके राष्ट्र के लिए जरूरी है, सबके बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ओके, इट्स नॉट दैट इजी टू प्रिपेयर। इसलिए क्वेश्चन डाले जाते हैं UPSC में कि एक तरफ पर्यावरण, एक तरफ विकास, क्या करेंगे। तो उनको बड़ा मजा आता है पूछ पूछ के कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, व्हाट वुड यू प्रेफर, हाउ वुड यू बैलेंस इट। तो वहाँ बैठ के कहते पर्यावरण, फिर वहाँ बड़े अच्छे बन जाते हैं आइडियल। पर्यावरण भी बहुत जरूरी है, थोड़ा मैं पर्यावरण पे भी ध्यान दूंगा, थोड़ा विकास पे भी। मूल सवाल तो यही है ना, कैसे। थोड़ी बातें सब्सटेंशियल भी तो लिख। तू हवाओं में क्या करेगा, अपने ख्यालों में क्या करेगा, वो तो लिख रहा है, उसको छोड़। वो तो नॉवेल लिख दिया। मुद्दा बता, पॉलिसी लिख, करेगा क्या। सब्सटेंशियली कुछ प्रैक्टिकल दिखा, करेगा क्या। सब्सटेंशियल ये है कि ग्रेजुअली भारत में पोटेंशियल इस रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो ग्रेजुअली इस कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे धीरे धीरे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि देश के पास पैसा हो। पहले तो अपने पैसे का निर्माण करेंगे। इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ पर बल देना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉम्प्रोमाइज, डेवलपमेंट किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देंगे। यही पढ़ा रहा हूं तब से कॉप के अंदर। और तीसरी चीज, जिन्होंने अब तक पर्यावरण का ऐसा हाल किया उसको जिम्मेदार ठहराने में हर मंच पर लीडिंग पोजीशन लेंगे, ताकि उनसे तकनीक और पैसा का बहाव हो, फ्लो, ताकि हमारे एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स में और ज्यादा स्ट्रेंथ आ सके। तो हर तरह से मैं विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बैठाना चाहूंगा। तो भाई उत्तर जो होना चाहिए सब्सटेंशियल होना चाहिए। ख्याली पुलाव नहीं वहां पकाने हैं कि मैं सब कुछ बराबर कर दूंगा, एक राज्य ऐसा बनाऊंगा जिसमें कुछ किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सवाल यही है कि कैसे बनाओगे। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द इंडिया सेड इंडिया स्ट्रांगली रेजिस्टेड द रिच नेशंस कॉल फॉर लिमिटेशंस ऑन न्यू। उन्होंने ये बोला, देखो ये लाइन थी इस बार की, इंडिया ने इसको रेजिस्ट किया। क्या लिखा उन्होंने, रिच नेशंस ने कहा कि लिमिट करो, किन्हें, न्यू एंड अनअबेटेड कोल पावर जनरेशन। तो अनअबेटेड कोल पावर, एक होते अबेटेड, अबेट कर दिया आपने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप सृजन करने वाले थे आपने अबेट कर दिया उसको। क्या हुआ कि एक तो कॉन्सेप्ट होता है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, एक होता है कार्बन रिमूवल। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज वैसे उतनी प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उतनी सटीक भी नहीं मानी गई, लेकिन माना जाता है उसमें ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका जो सोर्स है आपने उसे वहीं पर ही कैप्चर करके
और ज़मीन में दफन कर दिया, स्टोर कर दिया, एटमॉस्फेयर में नहीं गई वो। तो इस तरह से वट एवर द कार्बन डाइऑक्साइड यू आर प्रोड्यूसिंग, इट इज़ नॉट अनअबेटेड, इट इज़ अबेटेड। तो इस बार रिच नेशन ये कह रहे हैं कि भाई ये प्रतिज्ञा करो कि जो कोई नए अनएबेटेड कोल पावर प्लांट लगने वाले हैं नहीं लगने दो। इंडिया ने बोला नए लगेंगे भी, और हो सकता है अनएबेटेड ही हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी दे दो। अगर चाहते हो कि कार्बन रिमूवल प्रॉपर करें, अगर चाहते हो कि कार्बन कैप्चर स्टोरेज करें, दे दो टेक्निक, कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि हमारे फिल्टर लगे हों, लाओ दो, लगा देंगे। मतलब 1850 से 1990 तक जम के धूम मचाई आपने, भयंकर एमिशन किया आपने, उसका नतीजा हमें ये कह रहे हो कि हमने जो कोल पावर प्लांट लगाए थे उसमें तो हमने कुछ कैप्चर स्टोरेज रिमूवल ऑफ कार्बन कुछ नहीं किया था, लेकिन तुम जो पावर प्लांट लगाओ उसमें कैप्चर का भी प्रबंध करो, रिमूवल ऑफ द कार्बन का प्रबंध करो। मतलब 2 रुपये का पावर प्लांट लगाओ और साथ में 50 पैसे का ये भी प्रबंध करो, मतलब 2.5 रुपये। ऐसा तो नहीं हो सकता 4 पावर प्लांटों के 50-50 पैसे बचा के हम एक नया पावर प्लांट नहीं लगाएंगे। आपने माहौल बनाया है ना, तो तकनीक साझा करो, बर्डन लो, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, लीडिंग पोजीशन पे आओ। सो काइंडली ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, काइंडली ट्रांसफर द फाइनेंसेस, सो दैट कि हम कार्बन एमिशन रोक सकें, सो दैट कि हम एटमॉस्फेयर में कम कार्बन कंट्रीब्यूट करें। हम भी चाहते हैं कि हम अनएबेटेड कार्बन कोल बेस्ड पावर प्लांट ना लगाएं, लेकिन जेब देखनी पड़ती है। उसके लिए आप आइए आगे, आप आइए 2 कदम, हम आएंगे 1 कदम, फिर बात बनेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, सो India strongly resisted the rich nations' call for limitations on new and unabated coal power generation. India said, अब देखो आंकड़े देखो इंडिया क्या दे रहा है। India said around 40% of global carbon dioxide emissions stem from coal, with oil and gas accounting for the remaining 60%. वो कहता है कि जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं 40% कोयले से हैं, 60% ऑयल एंड गैस से हैं, और उसको भी लेके ही नहीं चल रहे थे, और कोयला घुसेड़ा हुआ था कि कोयला ऑयल गैस किधर, 60% की किसी को चिंता नहीं पड़ी, ऐसे आंकड़े रख रख के मनवाया उनको कि इसको भी लेके आओ। तो ये पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, इंडिया क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। इंडिया कहता है कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन होती है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल ग्लोबल, इंडिया अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। मतलब हम पूरे विश्व में जितनी पैदावार हो रही है 17% हम पैदावार करते हैं, लेकिन but its contribution to global carbon emission is just 4%. So वर्ल्ड लेवल पे जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 17% प्रोडक्शन हमारा, लेकिन जो कार्बन कंट्रीब्यूशन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबली उसका सिर्फ 4% हमारा। पहली तो ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज वो कहता है, इंडिया सेड efforts to limit temperature rise to 8 डिग्री सेल्सियस to 1.5 डिग्री सेल्सियस should be seen in light of national circumstances. जो एफर्ट्स करने हैं तो ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के, वो एफर्ट्स नेशनल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के ही होने हैं। और रिच नेशंस को और किसी भी कॉप को इस बात का ध्यान रखना है कि नेशनल सर्कमस्टांसेस कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। और जब बात नेशनल सर्कमस्टांसेस की आएगी तो इंडिया कहता है वही क्योटो प्रोटोकॉल वाला संकल्प दोहराओ, हम तो उसी से चलेंगे। वो क्या है, एंड शुड अधेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। इक्वेलिटी नहीं, इक्विटी भाई, इक्वलिटी पे नहीं कि इंडिया भी वही करे अमेरिका जो कर रहा है। इक्विटी, तुमने जितने पाप किए उतना पुण्य करो, हम भी उतना का करेंगे जितना हमारा है। समझ में आई? तो मतलब तुमने कंट्रीब्यूट ज्यादा किया भाई, तुम आगे खड़े रहो वहां, हमने कंट्रीब्यूट जितना किया हम यहाँ खड़े रहेंगे, करेंगे दोनों ही, एफर्ट्स दोनों करेंगे, कॉमन टारगेट रखेंगे भाई, लेकिन वेरिएबल क्वांटम होगा हमारा, एजेंडा कॉमन है हमारा। तो इसलिए शब्द इक्विटी यूज हुआ है। तो इंडिया इक्विटी पे फोकस करता है कि इक्विटी आनी चाहिए, हमें इक्विटी का सिद्धांत मानना चाहिए। इक्विटी का सिद्धांत वही है कि जिन्होंने मोर पोल्यूशन किया है वो मोर कंट्रीब्यूट करें एफर्ट्स में, और जिन्होंने कम किया वो कम कंट्रीब्यूट करेंगे एफर्ट्स में, दैट्स ऑल। ओके, और ये तभी आता है कॉन्सेप्ट जब नेशनल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जिन्होंने जितना पॉल्यूट कर लिया वो उतना डेवलप्ड हो गए भाई, उनके सर्कमस्टांसेस उनको अलाउ करते हैं।
कि वो एमिशन रिड्यूस कर ले, क्योंकि पैसा बहुत है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर लिया उन्होंने, एक से एक क्लीन एफर्ट्स कर लिए उन्होंने। हमने कार्बन अभी जलाना शुरू किया है, अभी कुछ हुआ ही, अभी तो जुमा 4 रोज हुए हैं, अभी डेवलप्ड हो रहे हैं कुछ अभी, और उतने में आके खड़े हो गए कि बंद करो बंद करो बंद करो, है ना। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक आदमी 10 दिन से छल्ली भून रहा है भुट्टा, उसने पैसा भी दबा के कमा लिया, और आप अभी कल शाम को रेडी लगाई और आगे बंद कराने, बंद 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 बंद। वो कह रहा अभी तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं था भाई, मेरी पहले ही बंद कराने आ गए, वो 10 दिन से लगाओ उसकी बंद कराओ। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो उसके सर्कमस्टांस, तो वो उसको बंद कराने आए, पुलिस वाले को कह रहा हाँ मैं बंद कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मन ही मन उसने कहा मैं वैसे भी जाने ही वाला था, मेरी छल्ली सारी खत्म हो गई, 10 दिन की डाला था माल, 10 दिन पूरा हो गया। उसके नेशनल सर्कमस्टांसेस उसको अलाउ करते हैं, मेरे नहीं करते हैं, दैट्स ऑल। तो इंडिया कहता है कि एफर्ट्स टू लिमिट टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस शुड बी सीन इन लाइट ऑफ नेशनल सर्कमस्टांसेस एंड शुड अधेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन होंगी बट डिफरेंशिएटेड, क्वांटम अलग अलग होगा, और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज को देखते हुए, इंडिया की कैपेबिलिटी कितनी है, अमेरिका की कितनी है, इसको देखते हुए। यानी कि ये प्रिंसिपल को अगर आप ऐसे समझना चाहो, ब्रैकेट में लिखा है वो ये है कि कंट्रीज एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज शुड बी कंसिडर्ड इन लाइट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल एमिशंस। अगर आपको कंट्री के एफर्ट्स देखने हैं क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, तो उसे इस पृष्ठभूमि में देखिए, इस परिदृश्य में देखिए कि टोटल एमिशंस में उस कंट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, उस हिसाब से देखिए, तभी इक्विटी इंश्योर होगी। टोटल एमिशन जितना भी अब तक टोटल एमिशन जो हुआ है सारा देख लिया, 1850 से अब तक कहते हैं इतना इतना टोटल एमिशन हुआ है, तो उसमें से एग्जाम्पल के तौर पर लो कि टोटल एमिशन में भैया 60% अमेरिका का ही अकेले, और टोटल एमिशन में भैया 3% इंडिया का है। तो इंडिया कह रहा है अच्छा ठीक, तो डन वेरी गुड, 3% के हिसाब से मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, 60% के हिसाब से इनसे पूछ लो एफर्ट कर लिए। तो ये कहानी है, मेरी कैपेबिलिटी देखो उसकी देखो, मैं 3% ही एमिट किया तो मैंने डेवलपमेंट भी उतनी की करी होगी, उधर 60% एमिशन करके बैठे हैं तो डेवलपमेंट कितनी कर ली। तो हमारी कैपेबिलिटीज रिस्पेक्टिवली बहुत डिफरेंट है। और दूसरी बात, दूसरी कहानी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कॉमन ली है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकेंगे, बट क्वांटम सेम नहीं है, वो अलग मैं अलग, यही इक्विटी है। आई बात समझ में, क्योंकि टोटल एमिशन में उसका हिस्सा अलग था, मेरा हिस्सा अलग था, और सिद्धांत यही फिर कहता है कि एफर्ट्स भी उसी क्वांटम में आएंगे। ओके, सो दैट इज द थिंग कि द कंट्रीज एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज should be considered in light of their contributions to total emissions। यही प्रिंसिपल है कौन सा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, जिसको हम कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ओके, आगे इंडिया आस्क्ड रिच नेशंस। अब इंडिया, और इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने वहां पर क्या बात रखी, इंडिया ने रिच नेशंस को उल्टी एक नई चीज दी। वो क्या कहा, इंडिया आस्क्ड रिच नेशंस टू वेकेट कार्बन स्पेस। कहते कार्बन स्पेस छोड़ दो, तुम निकलो, कार्बन स्पेस मतलब एटमॉस्फेयर में क्या काम करो, नेट जीरो नहीं, ये लाइन बोलनी बंद करो, नेगेटिव में आओ, मतलब जितना एमिट करते हो उतने को बैलेंस करना नहीं, जितना एमिट कर रहे हो उससे कम ज़्यादा रिमूव करो एटमॉस्फेयर से। मतलब अब जैसे आप जैसे यहाँ पर 2 बॉल मार रहे हो, 2 बॉल इस कमरे में डाल रहे हो, और सपोज करो कि आपने पहले से 10 बॉल डाली हुई है, डन, और आप 5 बॉल ले जा रहे हो, और अब आपने 6 बॉल और डाल दी, अब आपने 6 बॉल और डाल दी, तो 10 पहले से डाली थी, 5 ले गए, अब फाइनली बची वहाँ पर 5, 6 आपने और डाल दी, तो अब 5 और 6 कितनी हो गई, टोटल 11। तो आपने 5 ही निकाली, 5 ही और डालते तो फिर वही बैलेंस आ जाता। तो आपसे कहा जा रहा है कि निकालो ज़्यादा, ताकि एक समय में आपकी एक भी बॉल ना बचे वहाँ पे, और आप उस स्पेस को लीव कर जाओ पूरा। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना एमिट कर रहे हैं उससे ज़्यादा निकालिए, ताकि एक पॉइंट पे आप कार्बन स्पेस से ही बाहर हो। अब आपका हो लिया, चलिए खत्म, गया, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं, हम वहाँ पर धूम मचाएंगे, वो कार्बन स्पेस हमारे लिए छोड़ो। जब तक आप लोग नहीं निकलते तब तक अगले 20-30 साल, जो 2070 तक का मैंने कहा है कार्बन न्यूट्रल, मुझे 40 का साल अब मौका तो दो। ये पिच पे सुबह से तुम खेल रहे हो, आधा घंटा मुझे भी खेलने दो फ्रीली, अब जाओ भाई। तो इंडिया ने ये कहा है कि इंडिया आस्क्ड रिच नेशंस टू वेकेट कार्बन स्पेस बाय अचीविंग नेगेटिव कार्बन एमिशंस, मतलब रिमूविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर देन एमिटेड। तो ब्रैकेट को छोड़ के दोबारा पढ़ रहा हूं, इंडिया आस्क्ड रिच नेशंस टू वेकेट कार्बन स्पेस बाय अचीविंग नेगेटिव कार्बन एमिशंस, नॉट मियरली नेट जीरो।
बाय 2050 कि नेट जीरो नहीं, कार्बन स्पेस खाली करो और नेगेटिव कार्बन एमिशंस की तरफ आ जाओ। ओके, नेक्स्ट इज, अब इंडिया तर्क दे रहा है, कहता हो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं, सब्सटेंस देखो। इंडिया पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रोज बाय अराउंड 5% इन 2022। प्रति व्यक्ति, आप, मैं, हम सब, पर कैपिटा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन था वो 5% से बढ़ गया 2022 में। लेकिन उसके बाद भी पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमारा कितना है, दैट इज 2 टन्स पर कैपिटा। ये कमल, मैं, ये सनी, हम सब पर पर्सन पर कैपिटा 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं अपन। लेकिन ग्लोबल एवरेज कितनी है, 4.7 टन। मतलब इंडिया आज भी ग्लोबल एवरेज से भी आधे से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है पर कैपिटा। आई बात समझ में? अब आंकड़ा समझ आएगा, ऐसे आंकड़ा देखो, यूनाइटेड स्टेट्स 14.9 टन पर कैपिटा, इंडिया 2 टन पर कैपिटा, 14.9 टन पर कैपिटा। रशिया 11.4 टन पर कैपिटा, जापान 8.5 टन पर कैपिटा, चाइना 8 टन पर कैपिटा, यूरोपियन यूनियन 6.2 टन पर कैपिटा, इंडिया 2 टन पर कैपिटा। आई बात समझ में? तो इंडिया कह रहा है अभी तो हम है ही नहीं, मैदान में किधर दिखे ही नहीं, अभी तो काम करना है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा इतना कम एमिट किए जाने का यहाँ पर सीधे सीधे मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अभी तो उतना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ही नहीं, अभी तो उस हिसाब से गाड़ियाँ कंज्यूम हो ही नहीं रही, अभी तो हमारे लोगों ने उतनी फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, उतने अप्लायंसेज, इंडक्शन चूल्हे, ये सब इस्तेमाल करना शुरू किया ही नहीं, क्योंकि अभी भी गाँव में टामा टामा कहीं एसी है, टामे टामे कहीं कूलर है, अभी तो पंखे ही नहीं आए। आपके तो यहाँ पर किसी नुक्कड़ कोने में घुस जाओ, पहाड़ की किसी चोटी पे चले जाओ, रूम पूरा हाउस हीटर लगा हुआ है, गीजर पक्के लगे हुए हैं, टब में घुस घुस के पानी पूरा गर्म, एयर कंडीशनिंग चारों तरफ, पूरा शहर का शहर कंडीशनड है, पूरे शहर के शहर में हीटिंग है, मॉल एक से एक। लेकिन बड़े महानगरों को छोड़ दें, उसके अलावा भारत में मॉल किधर है? तो वो कहते हैं अभी तो हमारी पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मात्र 2 टन है भाई, आपकी है 15 टन। आई बात समझ में? ये कहानी है। तो दिस इज द सिस्टम। तो उस हिसाब से एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। फाइनली ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एंटायर 1850, ये लिख लेना आप, अगर हम पूरे पीरियड को ले लें 1850 से 2022 तक के पीरियड को, सो क्यूमुलेटिव एमिशन कितनी हुई, मतलब तब से अब तक की पूरी कैलकुलेट कर ली, टोटल एमिशन। ओके, टोटल। सो 1850 से 2022 तक द क्यूमुलेटिव एमिशन इज यूएस, सॉरी, टोटल अब तक जो हुई है दैट इज, हाँ, यूएस 115 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 24% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। मतलब वर्ल्ड ने 1850 से 2022 के बीच में टोटल जितना एमिशन किया है उसका 24% अकेला यूएस से हुआ है, और जो एब्सोल्यूट फिगर में आता है 115 गीगा टन्स। सेकंड कौन आता है? यूरोपियन यूनियन 80 गीगा टन, दैट इज 17% ऑफ द टोटल। चाइना 70 गीगा टन, दैट इज 15% ऑफ द टोटल। मतलब 1850 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल पीरियड के बाद 1850 से 2022 के बीच में जो टोटल एमिशन हुआ है उसका कैलकुलेशन करें तो चाइना 15% कॉन्ट्रीब्यूटर है, यूरोपियन यूनियन 17%, अमेरिका अकेला 24%। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत भाई 1850 से 2022 के बीच में भारत ने कितना किया? 15 गीगा टन, 3% ऑफ द टोटल। तो भारत कहता है अभी हम 3% में हैं भाई। 1850 से 2022 के बीच में जो कुल कार्बन डाइऑक्साइड ये एमिशन घूम रहा है ऊपर, इसमें हमारा 3% ही है। चीन का 15% है, यूरोपियन यूनियन का 17% है, अमेरिका भाई जनाब 24%, 115 गीगा टन है कि नहीं? और इधर कितने गीगा टन लेके बैठे हैं? ये 15, इंडिया 15 गीगा, 115। तो जब वो कहते हैं कि डेवलपिंग नेशन शुड बियर द बर्डन टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, तो इंडिया कहता है या रियली, यू आर 115, हम 15। ओके, सो वी विल डेफिनेटली टेक द बर्डन ऑफ द क्लाइमेट चेंज,
We are the responsible nation. We are thinking about the global community. We believe in the concept of the global village. But the important thing is you must bear the burden first. You are the primary player. You need to share the technology and transfer so that our efforts will convert into the yield. Okay? We are doing our efforts. You are not. You have to fulfill your commitments. So that is the take of India. Okay? So the first point is the fossil fuel phase out, and this is the whole narrative given by the India, efforts given by the Indian state. Now we move to the second point. Okay? इसी के और पहलुओं को समझिए जरा. देखिए बड़ी चतुराई से शब्द जो फ्रेज पूरा इस्तेमाल किया गया, द कंप्लीट स्टेटमेंट इज ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी सिस्टम्स इन अ जस्ट, ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर, एक्सेलरेटिंग एक्शन इन दिस क्रिटिकल डिकेड so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science. बहुत से शब्द हैं, मतलब कहने का मतलब स्टेटमेंट फॉसिल फ्यूल पर ये बोली अल्टीमेटली कि हमें ट्रांजिशन अवे होना है फॉसिल फ्यूल्स में एनर्जी सिस्टम के अंदर. अच्छा, ये एक पहला बिंदु निकला. दूसरा ये कहा जस्ट, ऑर्डर एंड इक्विटेबल मैनर में. ठीक है, ताकि हम उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करें, तेजी दें, गति दें, जो प्रोसेस हमें नेट जीरो अचीव करा के दे रहे हैं 2050 तक, तो हम उन्हें तेजी दें. और ये सब हम करें साइंस की मार्ग पर चलते हुए. मतलब अगर कोई कंट्री इस प्लेटफॉर्म पे आकर के कुछ ऐसा कहती है जो कि प्रूवन नहीं है, अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है, इलिसिट है, उस पर विचार ना किया जाए. जो साइंटिफिकली प्रमाणित है, जो प्राप्त होने योग्य है, उस पर बात की जाए, उन तकनीकों को अपनाया जाए और उसी के वाया आगे बढ़ा जाए. लेकिन ओवरऑल इसमें क्या क्या क्रिटिक्स इसकी कौन सी चीज़ों को पकड़ते हैं? वो पकड़ते हैं कि ट्रांजिशन अवे होने की बात जब की तो बात सिर्फ एनर्जी सिस्टम्स में की, यानी कि आप फॉसिल फ्यूल में एनर्जी सिस्टम के अंदर ही ट्रांजिशन अवे होंगे, उससे दूर जाएंगे. एनर्जी सिस्टम सिंपल कि आप एग्रीकल्चर में फॉसिल फ्यूल की बात पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया, प्लास्टिक सेक्टर में आपने फॉसिल फ्यूल की बात पर ध्यान नहीं दिया, डोमेस्टिक सेक्टर में आपने फॉसिल फ्यूल की बात पर ध्यान नहीं दिया. हाँ, जो टोटल एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज एनर्जी कहाँ कैसे डिराइव कर रही हैं, उसमें आपको ट्रांजिशन अवे होना है. तो फर्स्ट एलिमेंट इज द एनर्जी सिस्टम्स. तो ये भी कंप्लीटली लागू नहीं है, ये एक चीज़ है. सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि भारत और बाकी देशों के दबावों के कारण ये बात रखी गई कि जस्ट, ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर में ट्रांजिशन अवे होना चाहिए. यानी कि जब भी ट्रांजिशन अवे हो तो जस्टिस होना चाहिए. दैट प्रोसेस शुड बी जस्ट, फेयर होना चाहिए. जस्ट या फेयर कैसे होगा कि हमें अवसर मिलना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज़ को मेंटेन रख सकें और हम ग्रेजुअली फेज डाउन की तरफ जाएं ट्रांजिशन से होते हुए. यानी कि हम अभी आने वाले समय में कोयले को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपने कर लिए, मतलब डेवलप्ड नेशंस ने कर लिए. हम ऑयल एंड गैस इस्तेमाल करेंगे, आपने कर लिए. तो ये ऐसा ना हो कि क्योंकि आप तो कर चुके और अब आप कह रहे हैं कि ब्लैंकेट बैन लगा दो. वो जस्ट नहीं हुआ, वो फेयर प्रतिज्ञा नहीं हुई, ये तो अनजस्ट हो गया. तो ये जस्ट मैनर में होना चाहिए. ओके, ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए. हम ऑर्डर वाइज चलेंगे. हमने जिसका सबसे ज़्यादा फुटप्रिंट है ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज़ कोल. तो हमने 2021 के ग्लासगो समिट में उसे सिंगल आउट कर लिया और उस पर काम किया. अब हम धीरे धीरे ऑयल पर काम करेंगे, फिर धीरे धीरे गैसेस पे काम करेंगे. स्लोली एंड ऑर्डरली मैनर में हम आगे बढ़ते जाएंगे. इक्विटेबल मैनर, मतलब इक्विटी का मतलब यहाँ पर यह है कि फॉसिल फ्यूल के क्षेत्र में जिन्होंने पहले ज़्यादा कंज्यूम करके ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स क्रिएट करे हैं, वो ज़्यादा आगे आएँ हमारी फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद के लिए, और हम अपने द्वारा किए गए एमिशंस के आधार पर एफर्ट्स अपने लेवल पर करें. उनके लेवल पर उनके स्तर के एफर्ट्स हों, हमारे लेवल पर हमारे स्तर के एफर्ट्स हों. तो समानता इस आधार पर आनी चाहिए कि जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उस स्तर के वो एफर्ट्स करे. तो ये तीन शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रांजिशन अवे होना चाहिए. शुरुआती तौर पर एनर्जी सिस्टम्स में हम ये ट्रांजिशन अवे करेंगे, हम फॉसिल फ्यूल से दूर जाएंगे अपनी ऊर्जा तंत्र के अंदर. दूसरी चीज़, ये जो ट्रांजिशनिंग होगी ये जस्ट होगी, ऑर्डरली होगी और इक्विटेबल मैनर में होगी. तीसरी चीज़, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उन सब एक्शंस को एक्सेलरेट करना चाहते हैं जो 2050 तक नेट ज़ीरो का संकल्प पूरा कराएंगे. और ये सब कुछ
विज्ञान को केंद्र में रख के होगा, गैर वैज्ञानिक होकर के नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात कह दी गई यहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें तो इन थ्योरी द अग्रीमेंट हेराल्ड्स द एंड ऑफ फॉसिल फ्यूल एरा। तो लिखती तौर पर, कागजी तौर पर तो ऐसा लगता है कि अग्रीमेंट उस दौर में एंटर कर चुका है जिस दौर में फॉसिल फ्यूल अंत होगा। लेकिन होगा क्या, वो ये कह रहे हैं क्रिटिक्स, बट देयर आर लूप होल्स, कमियां हैं। कैसे? हाउ? द कंट्रीज एंड कंपनीज कैन अबेट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। This justifies the continued burning of oil and gas। तो अल्टीमेटली थ्योरी वाइज तो ऐसा सुन रहा है जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल का दौर खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में इसकी कमियां हैं। कमियां ये हैं कि हमने अबेटेड एंड अनअबेटेड की एक परिभाषा अपना ली है, और उस परिभाषा को अपनाते हुए देखें तो कंट्रीज और कंपनीज अभी भी अनुमति के तहत, मतलब उनको अभी भी अधिकार है इस बात का कि वो अगर कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज जैसी तकनीकों का प्रयास करके जो भी एमिशंस हैं उसे अबेट कर दे, तो वो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते रह सकते हैं। जबकि क्रिटिक्स ये कहते हैं कि कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज कोई प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है, पहला। दूसरा, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की प्रक्रिया से उस क्वांटम पे, उस स्केल पे ग्रीन हाउस गैसेज रिड्यूस एटमॉस्फेयर से की ही नहीं जा सकती जिस स्केल पे करने की ज़रूरत है 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रोकने की। मतलब इस टेक्नोलॉजी में अगर ये प्रूवन भी है तो ये इतनी कॉम्पिटेंट और केपेबल नहीं है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के एटमॉस्फेयर में जो कंट्रीब्यूशन होना है उसको उस दायरे में रोके, उस स्केल पे जाके रोक ले कि हम 1.5 से 2 डिग्री तापमान पर रुके। ना तो ये टेक्नोलॉजी प्रूवन है, ना ही ये टेक्नोलॉजी का उतना बड़ा दायरा है कि हम इसके वाया ही अगर चले तो हम 1.5 से 2 डिग्री तापमान पर रुकने लायक पर्यावरण को ग्रीन हाउस गैसेस से मुक्त कर देंगे। नहीं होने वाला ये। तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि इससे कई भ्रम पैदा होंगे। क्यों? ये टेक्नोलॉजीज कॉस्टली भी हैं। तो बहुत से वो मुल्क जो इन वर्षों के दौरान 2020, 30, 40, 50, 60, 70 के दौरान सही मायने में फॉसिल फ्यूल्स को यूटिलाइज करने वाले हैं, वो मिडल ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये इन कॉन्टिनेंट से आने वाले लोग हैं। यानी कि वो ज़्यादातर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और ऐसे में वो आर्थिक रूप में पहले से ही कमज़ोर मुल्क हैं। अगर हम उनसे ये उम्मीदें लगाएंगे कि एक तरफ उन्हीं की डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले इन वर्षों के दौरान, जिसके तहत वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूटिलाइज करेंगे, और उम्मीद उन्हीं से लगाई जा रही है कि फिर वो अगर करेंगे तो वो एबेटेड सेंस में करें, वो कार्बन कैप्चर, कार्बन स्टोरेज जैसी तकनीकों का उपयोग करें। जबकि ये तकनीकें महंगी हैं, जबकि ये तकनीकें वैज्ञानिक रूप में उतनी प्रमाणित नहीं हैं, और जबकि इन तकनीकों की उतनी शक्ति ही नहीं है कि जिस स्तर पर हम एटमॉस्फेयर को ग्रीन हाउस गैसेस से बचाना चाहते हैं 1.5 से 2 डिग्री तापमान पर रुकने के लिए, उस स्तर पर हम इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से एटमॉस्फेयर को बचा पाएँ। नहीं, इनकी उतनी शक्ति ही नहीं है। तो ऐसे में ये संकल्प बोगस लगता है। मतलब आप अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये उतना वाजिब लगता ही नहीं है। और अगली बात, हो सकता है कि मुल्क कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को अपना करके ये अज्यूम करके चलें कि वो जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सोर्स लेवल पर ही कैप्चर कर ली जा रही हैं और डीपली स्टोर कर दी जा रही हैं। इसकी वजह से वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते रह सकते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से एमिट होने वाली ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में तो जा ही नहीं रही। लेकिन ये विचार रख करके अगर कंटिन्यूसली 10, 20, 30, 40 साल तक इस तरह से फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते रहे, और ऐसे में एक पॉइंट पर अगर ये गैसेस ड्यू टू मेनी फैक्टर्स पृथ्वी से निकल आई, तो क्या फिर कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि एटमॉस्फेयर में नहीं पर कहीं तो स्टोर कर दिया आपने, और ये मान करके कि क्योंकि स्टोर कर रहे हैं तो धड़ल्ले से फॉसिल फ्यूल चलाओ, तो वो तो चलते ही जाएंगे अनरिस्ट्रिक्टिवली। और ऐसे में अगर ये निकल आई तो फिर क्या करोगे? फिर झम से कुछ हो जाएगा, फिर बैठे रहना। क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेचुरल फैक्टर्स को भाई तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बेअंत ग्रीन हाउस गैसेस
परमानेंटली फ्रोजन लैंड जो है, द आइस कैप्स ऑफ द आर्कटिक रीजन में स्टोर्ड हैं हजारों लाखों वर्षों से, पर अब वहां पर वो परमानेंट फ्रोजन परमाफ्रॉस्ट एरियाज जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे, पिघल रही हैं। तो वो जो स्टोर्ड ग्रीन हाउस गैसेस थी वो अब रिलीज हो रही हैं एटमॉस्फेयर में। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आर्कटिक रीजन की बर्फ पिघलने की वजह से उसमें हजारों लाखों वर्षों से स्टोर जो ग्रीन हाउस गैसेस अब निकल रही हैं, ये तो दुगनी मार मार रही हैं कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग से बर्फें पिघल रही हैं तो जल स्तर बढ़ रहा है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग से वो बर्फें जो पिघल रही हैं उनके अंदर से भी अब ग्रीन हाउस गैसेस जो उनमें दबी पड़ी थी वो निकल रही हैं, जो कि और तेज कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग को, और इससे वो ग्लेशियर खुद और तेजी से पिघलेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म हो गया है, फीडबैक मैकेनिज्म जैसी चीजें हो गई हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हजारों लाखों वर्षों से दबी हुई ग्रीन हाउस गैसेस परमाफ्रोजन जैसी चीजों से रिलीज होने लगी तापमान बढ़ने से, इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा कि मैन मेड टेक्नोलॉजी की मदद से जो कार्बन स्टोर करा है आपने, कुछ भी उथल पुथल हुआ पृथ्वी में तो वो नहीं आ जाएगा बाहर। इसका क्या है भाई, यहां तो भूकंप आए तो एक नया पहाड़ बन जाता है, कुछ निकल आता है समुंदर के अंदर से, टापू के टापू उलट पलट होकर डूब जाते हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ किधर कितना स्टोर कर लोगे। आज दिन तक न्यूक्लियर एनर्जी के तहत जो स्पेंट फ्यूल है, जो इस्तेमाल हो चुका यूरेनियम या कोई भी फ्यूल है न्यूक्लियर प्लांट्स में, उसको स्टॉक करने की टेंशन पड़ी हुई है कि ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, कल को अगर कोई उथल पुथल हलचल हो गई तो रेडियो अगर वो फटफटा गए या रिलीज़ हो गया वहाँ से कुछ, तो रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी। स्पेंट फ्यूल को स्टॉक करने की कोई पुख्ता तकनीक ना होने के कारण आज दिन तक हम डरे पड़े हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने चाहिए कि नहीं। आप कार्बन कैप्चर कर करके स्टोर कर रहे हो, अश्योरेंस क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। सो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि थ्योरी में तो ये सुनने में लगता है जैसे कुछ आ गया, जीवाश्म ईंधन खत्म होने वाले हैं, फॉसिल फ्यूल खत्म होने वाले हैं, लेकिन शब्दावलियों को ध्यान से पढ़े तो पहली शब्दावली ट्रांजिशन अवे की है, जिससे पता लगता है कि एनर्जी सिक्योरिटीज को मेंटेन रखने के लिए कोई ट्रांजिशनल फ्यूल आएंगे जिनको तब तक यूज कर सकते हो। वो कौन से हैं, हो सकता है वो फॉसिल फ्यूल ही हो। दूसरी बात, ट्रांजिशन अवे होना है धीरे धीरे, जिसमें कि जस्ट ऑर्डरली और इक्विटेबल मैनर है, और हर मुल्क वाइज मुल्क जस्ट ऑर्डर और इक्विटेबल कौन तय करेगा। हर किसी को लगेगा कि उसका अभी फॉसिल फ्यूल बर्न करना जस्ट है, वो जिस लेवल पर कटौतियां कर रहा है वो ऑर्डरली मैनर में है, और वो ये अधिकार स्वरूप ही कर रहा है क्योंकि इक्विटेबल जिम्मेवारियां तय होनी चाहिए पृथ्वी पर सबकी। तो हु विल इंश्योर दिस। और दूसरी तरफ आपने खुद ही अथॉरिटी दी है कि भाई कैप्चर और स्टोरेज के प्रोसेस को अगर आप इंश्योर कर लेते हो तो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करिए, जिन सेगमेंट्स में यूज़ करना जरूरी है आप करते रह सकते हैं। ऐसे में तो आपने अधिकार ही दे दिया। तो कागजी रूप पर तो लगता है कि फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा लगता है कि अभी आने वाले दशकों में ऐसा कहीं दिखता नहीं। ये एक इसका क्रिटिक है। ओके, इतनी बात समझ में आई। सो in theory the agreement heralds the end of fossil fuel era, but there are loopholes. How? The countries and companies can abate the use of fossil fuels by using carbon capture and storage. This justifies the continued burning of oil and gas. तो ट्रांजिशन अवे होना पॉसिबल है फॉसिल फ्यूल्स। अब एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ यार, आपने कॉप में जाके पार्टिसिपेशन कर लिया, आपको क्वेश्चन आ गया मेंस में या आपको क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि आप पक्षधर हैं कि सर जल्दी से जल्दी इमीडिएटली हमें ट्रांजिशन अवे हो जाना चाहिए फॉसिल फ्यूल से। आप तो ये भी नहीं कह रहे थे, आप तो इससे ऊपर की बात, सर फेज डाउन कर देना चाहिए। कोई तो एक आया एक्सट्रीम, वो तो कह रहा फेज आउट ही कर दो। उन तीनों से एक सवाल पूछा, ये तो पूछा ही नहीं कि फेज आउट करना चाहिए कि नहीं, फेज डाउन करना चाहिए कि नहीं, ट्रांजिशन अवे करना चाहिए कि नहीं। एक मुद्दा, एक ही सवाल पूछा कि क्या ट्रांजिशन अवे होना पॉसिबल है। देखो ये क्वेश्चन ही अलग है। ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, कल ही कर दें भाई। दिख ही रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कौन चाहता है कि समस्या पैदा हो। किसको दर्द हो रहा है कि उसे समुद्र का जल स्तर बढ़ाना ही बढ़ाना है। किसको खुशियां मिल रही हैं, रोज आइसबर्ग्स पिघल रही हैं, रोज बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। कौन खुश है इस बात से? पृथ्वी पे खुश तो कोई भी नहीं। करने को तो कल कर दे, कुछ तो रोक ही रहा होगा करने से। वो क्या रोक रहा है? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या संभव है ये करना? संभव है ये करना? तो ये एक सवाल यहाँ पर है कि क्या ये संभव है, इज दिस पॉसिबल? तो अब उसके जवाब सुनो।
दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, मुल्कों को दिख रही है ये बात कि 3/4 या 75% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस आर द रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस। 75% तक जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, 90% तक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ही आ रहा है, जैसे कि ऑयल, गैस और कोल। लेकिन क्वेश्चन फिर वही, इज दिस पॉसिबल टू ट्रांजिशन अवे? उसके जवाब है कि फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली। व्हाई? सो आंसर इज बिकॉज ड्यू टू नियरली 2 centuries, 200 years of industrialization, there is a well-oiled infrastructure system to extract, process and distribute coal, oil and gas to all kinds of power plants and convert them to electricity and combustible products. लगभग 200 वर्षों के स्थापित तंत्र की वजह से, स्थापित ढांचे, established system and established infrastructure की वजह से हुआ ये है कि ऑयल, गैस एंड कोल के मामले में हमारे पास प्रूवन टेक्नोलॉजीज, हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप है, जिसकी वजह से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इनसे ऊर्जा बनाई जा सके, ताकि इन्हें जलाया जा सके, ताकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सके, ताकि इन्हें जलाया जा सके। मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ कि आज विश्व के तमाम मुल्कों के पास कोयला निकालने की, उसे प्रोसेस करने की, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की तकनीक पहुंच चुकी है। इसलिए सबको वही अच्छा लगता है करना, क्योंकि टरबाइन का कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंच चुका है। थर्मल बेस्ड पावर प्लांट, स्टीम से टरबाइनें घुमाना आसान लगता है, वो काम हो जाता है। कोयला निकालना ओपन कास्ट के माध्यम से, ड्रिलिंग के माध्यम से सबको पता चल चुका है कि क्या तकनीक है माइनिंग की। माइनिंग के लिए जो भी हिल्टी मशीनें चाहिए, जो भी ड्रिलर्स चाहिए, जो भी ड्रिल्स चाहिए, क्रेन्स, एवरीथिंग, दुनिया भर की कंपनियां सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में वो इन्हें बना रही हैं, इन मशीनों को बना रही हैं। सारी दुनिया भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ इन इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हैं, इन वर्कर्स को तैयार कर रहे हैं। सब जगह पर साइंस इस तरह से काम कर रही है जो इन टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। सब जगह पर नट, बोल्ट, हैंड टूल्स, स्पैनर्स ऐसे ही बनाए जा रहे हैं जो इन इक्विपमेंट्स को सपोर्ट करें, जो इन टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करें। सारी दुनिया की सरकारें उनको लोन भी बैंक इसी हिसाब से दे रहे हैं कि वो लोन देने के मामले में इसी तरह के प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं बैंक, तो लोन भी उस हिसाब से मिल रहा है और ये प्रमाणित है। तो ऐसे में ये तो एक स्थापित तंत्र है पूरा इनका, और ऐसा नहीं कि कल हो गया, परसों। कब कोल इस्तेमाल किया ब्रिटेन ने? लगभग 200 साल से चला आ रहा है ये। आप रेलगाड़ियाँ आपकी इन्हीं पर खड़ी हैं, सारे रेलगाड़ियों के इंजन आप सीधे डीजल मोटर व्हीकल्स, डीजल लोकोमोटिव्स ऑपरेट करते हैं, आप डीजल से ही सीधे उन्हें चलाते हैं। आप भारत में आज काफ़ी बड़े हद तक बिजली से इंजन चलने लगे रेलगाड़ियों के। थोड़े समय पहले तक तो ये डीजल ही से चल रहे थे, ठीक है, उससे पहले कोयले से चल रहे थे, थोड़े समय पहले तक तो ये डीजल ही से चल रहे थे। लेकिन विश्व के आज भी कितने मुल्क हैं जहाँ पर ये डीजल बेस्ड ही हैं। तो आपके द्वारा जो पहले से स्थापित तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑयल, कोल एंड गैस पे ही बेस्ड है। किसी भी गरीब मुल्क के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ते या विकासशील, जैसे डेवलपिंग कहते हैं, उस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रूवन और सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश तरीका यही होता है कि वो जो तकनीकें मौजूद हैं वो अपना के पहले खुद का विकास करे, अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकाले। फैक्ट्रियों के पास ब्लास्ट फर्नेसेस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है। ब्लास्ट फर्नेस ऑयल को वो यूज़ करते आ रहे हैं, फर्नेस ऑयल ही वो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सबको क्लियर है कैसे काम होगा। इन टेक्नीशियन सारे इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज भी कोई सुपर बाइक आप ले लीजिए, अच्छा आप किस बात से परेशान होते हैं? आपको सर्विस कराने के लिए जो उसी कंपनी के नॉर्मल सेंटर्स हैं वहाँ से सर्विस नहीं होती, आपको भागना दौड़ना पड़ता है चंडीगढ़ या गुड़गांव या दिल्ली। इस डर के मारे आप सुपर बाइक्स नहीं लेते। दूसरी बात, वो बंदा ट्रेन से आएगा, उसका टू एंड फ्रो खर्चा आपको देना है, तो आप क्या कहते हैं, छोड़ यार ये क्या है। मतलब आज भी आपके शहरों में क्योंकि वेल इस्टेब्लिश नेटवर्क नहीं है, तो आप ट्रायम्फ की बात कर लें, हार्ले की बात कर लें, बॉर्नविले की बात करें, आप ये नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क की कमी है। कल को स्पेयर पार्ट्स का इशू आएगा, कल को सर्विसिंग में इशू आएगा, फिर रीसेल मार्केट में इशू आएगा। यहाँ पे आपको ये बड़ा दिख गया। अब खुद को देश बना लो, सरकार देश की, और अब खुद से पूछो कि कुछ खरीदना है, क्या खरीदेगी वो सरकार? कैसा बिजली का उद्योग लगाएगी बताओ मुझे?
कैसे प्लांट लगाएगी, अपने देश के उद्यमियों को क्या कहेगी, कैसी योजना कैसे प्लांट लगाओ। वो देखेंगे कि जो हमें इंजीनियर मिलते हैं, जैसे टेक्नीशियन मिलते हैं, जिसके स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल है, जो प्रक्रिया है हम तो वही करेंगे भाई, अभी तो फिलहाल इतनी शक्ति है। ये स्थापित तंत्र ही कहीं और हमें हिलने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इतनी ही बात नहीं है कि हम इन्हें एक्सट्रैक्ट, प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट करने में सामर्थ हैं। अल्टीमेटली यही प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी और यही सारे फ्यूल्स घर घर तक और एंड पर्सन तक पहुंचाने के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे ट्रांसमिशन लाइंस और पाइपलाइंस। आज आप भारत में इतना बड़ा ताना बाना स्थापित है आपके घरों तक गैस सिलेंडर्स पहुंचाने का। कितना लंबा समय लगा एलपीजी सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में हमें, कितने वेंडर्स हैं, कितने सीमलेस मैनर में वो काम करता है। वेयर हाउसेज जिनमें एलपीजी सिलेंडर रखे जाते हैं, उन्हें बनाने वाली कंपनियां, उनको फिल करने वाले स्टेशंस, उनके वाया लोडिंग अनलोडिंग, फिर आपके घर आना। फिर कितने ही इलाके हैं भारत में जहां आज गैस पाइपलाइंस के माध्यम से गैस घरों पर पहुंच रही। फिर लोडिंग जहां पर सिलेंडर भरे जा रहे हैं, एटलीस्ट गुजरात से या कहीं और राज्यों से, वहां तक तो वो पाइपलाइन के वाया ही आ रही है। मैं आपसे पूछता हूं क्या पाइपलाइन के वाया नहीं आ रही? आप तक पेट्रोल कैसे पहुंच रहा है, डीजल कैसे पहुंच रहा है, क्या पाइपलाइनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? तो कुल मिलाकर के हमारे देश के ट्रांसपोर्ट लाइन वैसी विकसित हुई है सारी। कितना लाख ट्रक है जो कंटेनर की फॉर्म में ही है, टैंकर की फॉर्म में ही है, जो गांव देहात तक भी एक पेट्रोल पंप को जाके पेट्रोल फिल करके आता है। चाहे आप लाहौल स्पीति में चले गए हिमाचल में, चाहे आप लद्दाख के इलाकों में चले गए, कहीं भी चले गए, एक ज़रूरत है सड़क जाती है, एक ज़रूरत है टैंकर जाता है, एक वहाँ पे पंप है और आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है। अब आप इसे कन्वर्ट करो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होने वाली एनर्जी सिस्टम्स, सोलर और विंड। सबसे पहले तो उनकी खुद की अपनी इनबिल्ट नाकामयाबियाँ, वो क्या? सूरज दिन को है तो रात को नहीं, तो मतलब दिन के समय में जो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसे स्टोर करो ताकि रात को मिल सके। और इसके लिए भारत हाइब्रिड प्लांट लगा रहा है, दिन को सूरज, रात को टरबाइन यानी कि विंड। लेकिन विंड भी तो कौन सी परमानेंट रहती है? विंड भी तो टिकी हुई है एटमॉस्फेयर के ऊपर और वेरिएबल टेम्परेचर सिस्टम्स ऑफ द ओशियंस एंड द लैंड। और ये टेम्परामेंट फिक्स कहाँ है, ये टेम्परामेंट परमानेंट कहाँ है? क्योंकि वेदर फेनोमेनाज दे आर ऑलवेज टर्बुलेंट। आप ऐसे स्टेबल माहौल तो नहीं मान सकते इस चीज़ को। अगर ये होता तो किसान सुनिश्चित ना होता। आज भी वो निर्भर है वेदर के ऊपर और वो आस उम्मीद पर ही टिका रहता है कि या भगवान या तो इस वर्ष बारिश अच्छी हो जाए, या अगर नहीं हुई तो ठीक ठाक हो जाए, अगर खराब हो गई तो मैं गया। तो इतना रिस्की सेक्टर क्यों है वो? क्योंकि वो निर्भर है वेदर पर। बाकी और सेक्टर, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, आप कंप्यूटर पे निर्भर हैं और कंप्यूटर बिजली से चल रहा है और आपको पता है कि बिजली लगभग आती रहेगी, तो आप इतने वल्नरेबल तो नहीं है जितना किसान है। किसान बहुत वल्नरेबल है, ये बड़ी चीज़ है। मान लीजिए कि आपने उसको इरिगेशन के लिए पानी दे दिया सारा साल और आपने कहा कि तेरी मैंने एक कमी दूर कर दी, बारिश से ही परेशान था, पानी दे दिया, ओले पड़ गए तो, तूफान आ गया तो, आंधी चल गई तो, चलो छोड़ो, कई दिनों तक बादल ही नहीं आए, इतनी तेज धूप, दाना सड़ गया, काला पड़ गया। चलो इरिगेशन तो कर रहा था, एक्सेस बारिश हो गई, दाना वैसे भी सड़ गया एक्सेस नमी के कारण। मतलब कैसे बचाएंगे आप किसान को? इट्स वल्नरेबल, वो बहुत प्रभावित है वेदर से। तो इस तरह से जो आपकी नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आ रहे हैं, जैसे कि विंड है, सोलर है, उनको प्रूवन बनाने के लिए अभी कई वर्षों तक रिसर्च करके, इनोवेट करके वो टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेंगी। जैसे 200 साल पुराने वाले को लगी, इसको भी बहुत समय लगेगा। फिर इनका एक्सपेंशन एंड कंज्यूमर तक बनाना, पूरे देश के नूक एंड कॉर्नर इलाकों में, पूरे विश्व में चार्जिंग स्टेशंस बनाना, उतने रिसोर्सेज क्रिएट करना कि बैटरीज बन पाएँ, फिर उतना बड़ा ताना बाना कि सोलर और विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है उसे स्टोर कर पाएँ, और स्टोरेज से लोगों तो डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इसके मायने में ये फिर भी माना जाता है कि क्योंकि सोलर से भी हम बिजली बना लेंगे, विंड से भी बिजली बना लेंगे, तो इसलिए भी दुनिया भर की सरकारें इस बात पर अड़ी हुई हैं कि बिजली पे पहले लाओ हर चीज़ को बिजली पे लाओ। क्योंकि बिजली से जुड़ा ट्रांसमिशन ग्रिड और नेटवर्क बना हुआ है हमारे मुल्क में। बात सिर्फ इतनी है कि हम बिजली कैसे पैदा कर रहे हैं वो सोर्स बदल देंगे, बाकी बिजली से जुड़ा सारा ताना बाना है। तो भाई गाड़ियों को बिजली पे लाओ, घरों को बिजली पे लाओ, घरों में गैस चूल्हे बंद हो, घर को बोलो खाना इंडक्शन चूल्हे पे बनाओ, भाई बिजली पे चलेगा वो।
मतलब बिजली पे ले आओ सब, फिर बिजली का सामान सारा लगा हुआ है, वो फिर तार बस इतनी है कि पावर प्लांट से जो तार आ रही है बिजली की वो हटा के सोलर प्लांट से जो तार आ रही है वो लगा देंगे ग्रिड में। मतलब इसका शू निकाल के इसका शू घुसेड़ देंगे, बिजली चली जाएगी। यू हैव नॉर्दर्न ग्रिड एंड ऑल द ग्रिड्स इन द कंट्री। तो वो है, लेकिन आप कहो कि पाइपलाइनें सारी उखाड़ के बदल देंगे, सारा सिस्टम चेंज कर देंगे, और ये फ्यूल, क्योंकि वहाँ पर तो पेट्रोल है, आपके घर कोयला आपके घर आ गया। अब सोलर पैनल को तो घर में नहीं रख सकते ऐसे आग ही सेकने के लिए, विंड मिल तो नहीं चला सकते अपनी छत पे कि मैं आग सेकनी है, लेकिन कोयला जलाया आग सेक ली। समझ रहे मेरी बात? ये हीटिंग करता है, मतलब इसकी अपनी और कैपेबिलिटियां भी हैं। कोयला जलाया रोटी बना ली, सोलर पैनल जला के रोटी बनाओ, बना सकते हो। तो कोयला कैसे कैसी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। कोयला भट्टी में डाला, आग बन गई, लोहा पिघला लिया। सोलर पैनल से पिघलाओ, विंड मिल से पिघला के बताओ मुझे, नहीं हो सकता ना भाई। फॉसिल फ्यूल सिर्फ बिजली ही नहीं, तमाम हीटिंग प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल में आते हैं। और जो विंड और सोलर एनर्जी हम लाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली ही दे देगी। उसी बिजली से वो हीटिंग प्रोसेस चलेगा, फिर वो भट्टियाँ, क्योंकि कोयला तो खत्म, भट्टी जलाने के लिए बिजली, तो बिजली से तो बिजली का तंत्र पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए दुनिया भर में हम ये मानते हैं कि क्लीन एनर्जी में शिफ्ट होने का एक नमूना है कि दुनिया भर में तेजी से सब कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन में हो जा रहा है, सब इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, गांव, माइनिंग, सब ऑपरेशन, सब कुछ बिजली पे डाल दो, गाड़ियाँ बिजली पे डाल दो, फिर बिजली को उठा के सोलर पे डाल देंगे। समझ रहे हो बात? ये है। तो कई लोग आपको समझाते होंगे कि यार अल्टीमेटली देखो कितने चालाक हैं सरकारें भी, कि तुमको बोल रहे हैं तेल मत जलाओ, कोयला मत जलाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, तो तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? वो भी तो कोयले वाले पावर प्लांट से ही आ रही है। तो तुमने नहीं जलाया, उन्होंने जला लिया, बात तो एक ही है। उसको समझा बेटे, बात ऐसी है कि अभी वो कोल वाले प्लांट से आ रही है, थोड़े ही दिनों में वो सोलर और विंड वाले प्लांट से आएगी। लेकिन वो जब आए तब हम सब तो वो बन चुके हो ना कि बिजली पे हमारी गाड़ियां चल रही हो, हमारी फैक्ट्रियां बिजली पे चल रही हो, हमारे घरों के सारे इक्विपमेंट बिजली पे चल रहे हो। जब हम सब बिजली पे हो जाएंगे तो सब बिजली बिजली हो जाएगा, सब कुछ बिजली नुमा कर देना है। आई बात समझ में? लेकिन कितना समय, एक सड़क बनाने में कितनी मेहनत जाती है भाई। पंचायतों को साथ लाना है, म्यूनसिपैलिटियों को साथ लाना है, लोगों को अवेयर करना है, उनको कन्विंस करना है। इस देश में जब से गैस सिलेंडर आया तब से उसकी कॉपियाँ आई साथ में, कॉपी पे सिलेंडर मिलता है। लेकिन इस देश में तब से आज दिन तक ब्लैक में सिलेंडर बिकना रुका नहीं। सोच के देखो, किसी हलवाई को कभी कमी हुई नहीं, किसी शादी में कभी कमी हुई नहीं। 100 रुपये, 200 रुपये, 302 सिलेंडर तुम्हारे पास है, जितने चाहिए। कई बंदे तो यही धौंस जमाते, देखिए 4-5 सिलेंडर तो स्टॉक च रखी थे, कोई कमी नहीं। लेकिन रूल तो पहले दिन से ही था कि कॉपी पे ही मिलेंगे। तो वो कौन से वाले थे जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे हमें? सोचने की बात है। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आने वाले समय में अभी पूरा ढांचा बनाना है, पूरा तंत्र खड़ा करना है, और ये बहुत लंबा समय ले जाएगा। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये हमारी क्लास जो है ये हर तरह की प्रक्रिया करती है। ये खास तरह का सिग्नल मुझे ईथन हंट से आ रहा है, जो मुझे डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 2 के लिए नहीं बुला रहा है। हम नहीं क्वालिफाई करेंगे उसकी फिल्मों में काम करने के लिए। वो इस उम्र में भी दौड़ता है, बाइक पकड़ता है, असल में नकल नहीं करता, वो असल में बाइक को दौड़ाता है, पहाड़ से गिराता है और पैराग्लाइड करता है। भाई हमने तो कभी अभी लाइफ में नहीं करी, लेकिन ये रिंग उसी का था शायद। ओके, चलिए आप ध्यान इधर ही केंद्रित रखिए, क्योंकि बिजली बनेगी तो ये फोन भी चलेगा। वही बिजली हम बनाना सिखा रहे हैं। ओके, तो अभी इट विल टेक। तो अगर कोई कहे कि भाई इमीडिएटली बदल क्यों नहीं देते, तुमको दुनिया की परवाह नहीं, तो उनको बोलो सर आज ही बदल दूं रात को। पर दुनिया ही की परवाह इसलिए बदल नहीं पा रहा, तंत्र कहाँ से लाऊं तक नहीं। तो अब आपको उस बात में वजन समझ आया कि भारत और सारे डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन को कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो जल्दी, टेक्नोलॉजी। क्योंकि पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हो गया ना, अंग्रेज राज कर रहे थे दुनिया पे, तो जहाँ जहाँ गए अपनी मर्जी, अपनी ज़रूरतों के लिए रेलवे भी ले गए, और बाद में जब यहाँ से गए रेलवे मिल गई, भरा धमाधम, इंजॉय।
लेकिन मानो कि ये रेलवे किसी मुल्क ने बनाई हो और हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, तो अब ऑप्शन दो ही हैं, या तो उससे खरीदो सारी तकनीक और या उसको कहो कि यार ट्रांसफर करो। समझो ये बात। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज अ वेरी बिग थिंग और फाइनेंस का ट्रांसफर इज अ वेरी बिग थिंग कि उन नेटवर्क्स में हम निवेश करें जो नए नेटवर्क्स चाहिए हमें। आई बात समझ में? तो वो पावर स्टेशन जहाँ से गाड़ियाँ चार्ज होंगी, कहीं कहीं, अरे आप भारत में तो सीएनजी ही नहीं आया भाई, करनाल के आगे नहीं गया था वो, दिल्ली में कब से था? 1998 से। लेकिन आप पंजाब में क्यों लेने से डरते थे वो गाड़ियाँ? लास्ट फिलिंग स्टेशन दिल्ली के बाद लास्ट टू लास्ट वो करनाल में लगा। अब जाके एक आधा कोई अमृतसर में लगा है, एक आधा कोई हो सकता है जलंधर में दिख जाए। तो आप तो बैठे रहेंगे मुंह उठा करके इसी तरह से। सीएनजी इतने सालों से स्थापित है तो वो नहीं एक्सपेंड हो पाया। सोच करके देखिए। एलपीजी किट्स गाड़ियों में कब से आ रही हैं, पर एलपीजी के प्लांट कितने हैं जलंधर में? मैं आपसे पूछता हूँ। पेट्रोल पंप हर मोहल्ले बाहर है, मतलब हर गली में। एटीएम ढूंढने से ना मिले, पंप तो मिल ही जाएगा। किसी से पूछो पंप किधर, बगल में। लेकिन आज से 15 साल 20 साल पहले ऐसा नहीं था भाई। पंपों पे, स्कूटर पे, बाइकों पे लाइनें लगती थी तेल भराने के लिए। क्यों? पंप लिमिटेड थे। लेकिन आज 1 मिनट खड़ा हो जाना था वो, तो आप क्या करते हैं? वो छोड़ यार इस पंप में, अगले पे चल। एक लाइन में 100 मीटर पे 3 पंप हमारे हाईवे पे, वेरका मिल्क प्लांट के बाहर। मतलब आप एक स्कूटर खड़ा ले रहे थे, कहते इससे नहीं बना, उससे उधर खा लिए। और एक पंप पे 12 फिलर, पहले एक पंप पे एक मशीन। इतने वर्षों में इतना बड़ा तंत्र खड़ा हुआ है, तब चला है। उतना ही बड़ा तंत्र हमें खड़ा करना पड़ेगा दूसरे क्षेत्र में, तब बात बनेगी। ये है मेन समस्या कि इतना सहज संभव नहीं है तुरंत बदल जाना। आई बात समझ में? सो देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर टू चैनल दीज स्टोर्स ऑफ एनर्जी टू हाउसेज एंड व्हीकल्स, जैसे ट्रांसमिशन ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस। तो दैट इज द बिग थिंग। ये सारा तंत्र इन्हें निरंतरता में अभी बनाए रखने वाला है। हम ग्रेजुअली रिप्लेस कर रहे हैं, ग्रेजुअली नई टेक्नोलॉजीज को इनोवेट कर रहे हैं, उन्हें प्रूवन बना के इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को स्थापित कर रहे हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को ही यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सत्य है। दूसरा सत्य, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, पॉवर्टी को दूर करना, रोजगार को बढ़ाना, वो भी दिखेगा। अगली लाइन, ऑन द अदर हैंड power from solar and wind are not as easily available on demand as fossil fuel. Why? Sun is unavailable at night and wind is uncertain due to temperamental nature of the ocean and atmosphere. So फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जब वो उपलब्ध हैं तब स्टोर करो। So the infrastructure to store the energy is grossly inadequate है। We have to work on it. In fact हो क्या रहा है उल्टा? हम कह रहे हैं कि इज दिस पॉसिबल टू ट्रांजिशन अवे, लेकिन उल्टी चीज क्या दिख कर रही है? इनफैक्ट इंडियाज नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 टू 2027, 2022 से 2027 का जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है, उसने क्या प्लान किया है? प्लान्स टू ऐड नियरली 87,000 मेगावाट इन दिस पीरियड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश कोल फायर्ड कैपेसिटी। कोल बेस्ड 87,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2022 से 27 में हम ऐड करने जा रहे हैं, फ्रेश, जिसमें से 20,000 मेगावाट एग्जिस्टिंग प्लांट्स के वाया ही नया कोयला झोंक के नई रेंज बनाएंगे 20,000 मेगावाट की, 27,000 मेगावाट की, 60,000 मेगावाट के लिए नए प्लांट लग रहे हैं देश में झमाझम। नौकरियां निकल रही हैं, रोजगार निकल रहे हैं, टेंडर निकल रहे हैं। सो 87,000 coal based capacity we are going to add in the period of 2022 to 2027. Because energy security is the requirement, employment is the requirement, economic development is the requirement. So that's why India emphasized that not phase out, not phase down, transition away. Transition away is the solution so that just orderly and equitable manner follow हो। तो उस हिसाब से एक तरफ भारत कोयले के बेस पर बिजली भी ऐड कर रहा है, दूसरी तरफ सोलर पावर भी लगा रहा है, विंड भी लगा रहा है, उसको भी बढ़ा रहा है, दोनों तरफ काम कर रहा है। आई बात समझ में? मौजूदा बिजली की भी जरूरतें हैं ना। तुमको अभी कहे कि तुम सबको 1-1.5 साल बिजली नहीं मिलेगी दिन रात, क्योंकि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए सारा पैसा लगा रहे हैं अपन उधर विंड एनर्जी पर, और उसके लिए तंत्र भी है नहीं आप तक वो वाली बिजली पहुंचाने का। ये वाली बिजली पहुंचा सकते थे, तंत्र था, मशीनें भी थी बिजली बनाने की, पर इधर हमने पैसा नहीं लगाना। तो आप कहेंगे भविष्य की पीढ़ियां छोड़ो, आप हमें बिजली दो।
सारे बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, सारी फ्रिजें बंद, होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, गाड़ियां बंद, सब बंद, बिजली बंद तो सब बंद, सारे एग्जाम बंद, सब ऑनलाइन फॉर्म बंद, है कि नहीं? आप कहेंगे बैटरी, तो बैटरी किधर चार्ज करोगे? सब बंद, कॉन्वर्सेशन बंद, रिश्ते बंद, रिलेशन खत्म, सब ऐसे घूमेंगे सड़कों कटोरा लेके। डिप्रेशन, लाइनों पे लाइन है, डॉक्टर भी परेशान क्योंकि ना एक्सरा निकाल पा रहे ना एमआरआई, सब बंद, सिर्फ रह जाएंगे मनोविज्ञानी। आई बात समझ में? ये मॉडर्न चीज है, इसको इमेजिन करो, इतना सहज नहीं है चीजें बदल देना। दूसरी तरफ ये भारत ही नहीं कर रहा, यूएस, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, किधर चला गया, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान्स टू ऐड, हाँ, ऑयल प्रोडक्शन इन यूनाइटेड स्टेट हिट रिकॉर्ड लेवल्स इन 2023। कैसे? सिंस 2010 till 2023 the number of oil barrels per day has tripled। एक दिन में जितने ऑयल बैरल 2010 में पैदा किए जाते थे 3 गुना हो गए 2023 तक। एंड गैस प्रोडक्शन हैज रिजन 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना गैस प्रोडक्शन बढ़ गई है। ये कहानी है। तो फिर सारी चीज का सारांश निकलता है एक बहुत ही ट्रिकी थिंग। व्हाट इज दैट ट्रिकी थिंग? इज ट्रांजिशन फ्यूल्स। सो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन अवे होने के लिए कुछ ट्रांजिशन फ्यूल्स यूज कर सकते हैं सो दैट एनर्जी सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे और हम फॉसिल फ्यूल से भी दूर चले जाएं। क्रिटिक्स ने पूछा, अच्छा तो वो ट्रांजिशन फ्यूल कौन सा है? तो जवाब कुछ आया, वो क्या है? Transition fuels could play a role in facilitating the energy transition while ensuring energy security. But there is no definition or clarity what these fuels are. किसी ने ना तो डेफिनेशन दी ना क्लैरिटी दी कि ये ट्रांजिशन फ्यूल्स कौन से हैं। ये ट्रांजिशन फ्यूल्स और कुछ नहीं है, ये नेचुरल गैस को बोला गया है कि नेचुरल गैस यूज करो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा। क्रिटिक्स ने बोला बड़ी कमाल की बात है ये तो। रशिया ने दबाव बनाया कि नेचुरल गैस के मामले में माहौल बने क्योंकि रशिया एक बड़ा प्रोड्यूसर और सप्लायर है। दूसरी तरफ अमेरिका भी बड़ा खुश हुआ ये बातें सुन के क्योंकि वो भी चाहता था। कारण रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से यूरोप बड़े पैमाने पर, जो कि पहले रशिया की नेचुरल गैस पर निर्भर था, अब वो अमेरिकन नेचुरल गैस पर निर्भर है। तो क्रिटिक्स कहते हैं अमेरिका की तो चांदी चांदी, मतलब देखो फॉसिल फ्यूल में भी ट्रांजिशन अवे इंड्यूस करा के ट्रांजिशन फ्यूल में नेचुरल गैस डलवाने की एक कला बड़ी नायाब। तो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला कि ये क्या किया आप लोगों ने, ऐसी बातें क्यों कही आप लोगों ने, यानी कि इन फ्यूल्स को भी अल्टीमेटली आप यूज़ करेंगे तो ये फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। उल्टा इन फ्यूल्स में अब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, उल्टा इन फ्यूल्स की प्रोडक्शन और एक्सपेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी और अल्टीमेटली तो इनसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इन्हांस ही होगा क्योंकि नेचुरल गैस एक खास तरह की ग्रीन हाउस गैस को जन्म देती है, दैट इज मीथेन। और मीथेन के बारे में भी इस बार बात हुई है, वो भी समझाने वाला हूं। लेकिन मीथेन की एक खासियत है, 3 तरह की मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं, आपको इसे ध्यान में रखना है। पहली तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यू नो। दूसरी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N पैर में 2 और O। तीसरी मीथेन CH4, ये दिमाग में फिट करो। अब ऐसे में एक कहानी समझो, कार्बन डाइऑक्साइड की एक कहानी है, ये हजारों साल तक रह जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इसका तो एक ही हल है भाई, एमिशन ही रोक लो, जानी तो ये है नहीं कहीं, हजारों साल तक रह जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड कुछ 100 साल में निकल लेती है। मीथेन इन सबसे बहुत पहले दशकों में ही डिसअपेयर हो जाती है। बस एक ही अच्छी बात है उसकी कि वो दशकों में डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन उसके जो असर हैं, उसके प्रभाव बड़े लंबे और बड़े खतरनाक है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और मीथेन 40 से 80 गुना ज्यादा इफेक्ट करती है ग्रीन हाउस में एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आप 1 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड का जला रहे हैं और 1 यूनिट अगर आप जला रहे हैं मीथेन का, तो मीथेन एक यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड का जितना ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा, मीथेन का वही 1 यूनिट 40 से 80 गुना तक इफेक्ट करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड का तो 300 गुना तक।
लेकिन हालिया सूरत ये है कि नाइट्रस ऑक्साइड का ग्रीन हाउस इफेक्ट में अब तक कंट्रीब्यूशन 7% माना गया है। मीथेन का अब तक कंट्रीब्यूशन 20% माना गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का अब तक का कंट्रीब्यूशन 70% है, अब तक का कंट्रीब्यूशन। लेकिन मीथेन बहुत ज़्यादा गुना तक इफेक्ट करती है, तो वो डिसअपेयर जल्दी होती है पर बहुत ज़्यादा गुना तक अफेक्ट करती है, तो मतलब बड़ी घातक है वो। तो वार्म करने में प्लेनेट को अभी तो 20% इफेक्ट है, क्योंकि अभी ताज़ा ही शुरुआत हुई है इसकी, ये ताज़ी शुरू हुई है, अभी पीछे ही एस्केलेट होनी शुरू हुआ। लेकिन अगर ये इस तरह से बढ़ती गई तो इसका तो फिर प्रभाव ज़्यादा है, इसका तो असर ज़्यादा है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से, और जो लैंडफिल साइट्स होती है ना, वो कूड़े के खजाने जहाँ दबे रहते हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से, लैंडफिल साइट से और नेचुरल गैस प्रोडक्शन सेंटरों से ये बहुत निकलती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नेचुरल गैस की तरफ आएंगे तो मीथेन का क्या भाई, वो नहीं है, तो वो नहीं है ग्रीन हाउस गैस। तो वो आइलैंड नेशन के रिप्रेजेंट कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कहाँ इधर से छोड़ा, ये वाला पकड़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड पीछे से हटे, नहीं पकड़ ली, फिर कल को इस दुम जल्ली के पीछे से छूटेंगे। मतलब यही चलता रहेगा, तब तक हम डूब जाएंगे, हमें समुद्र के नीचे से ढूंढ लेना, फिर हमें विलुप्त मुल्कों की श्रेणी में रख लेना। मतलब हम अपने लोगों का विकास रोक करके भी जो इतने बड़े प्रयास कर रहे हैं हमारे आइलैंड्स को बचाने के लिए, हम ऑलरेडी पर्यावरण में आए बदलावों का नुकसान झेल रहे हैं। आप हमारे द्वारा किए जा रहे इन सारे एक्शंस को नल करना चाहते हैं ये कह के कि ट्रांजिशनल फ्यूल्स यूज़ करते रहना, तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। उनका कहना ये है, तो वो इसके भारी विरोधी हैं। एनवायरमेंटलिस्ट भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि भारत जैसे डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर बात कही जाए तो स्टिल गैसेज आर फार मोर क्लीनर देन द बायोमास बेस्ड फ्यूल्स। जैसे कि घरों में कुकिंग पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए लकड़ी, गोहा, इन सब से तो कहीं ज़्यादा स्वच्छ और साफ आज भी एलपीजी, एलएनजीज, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, ये तो फिर कई गुना स्वच्छ हैं। आप रसोई में काम करते हैं, बताइए कोई धुआं है, बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन वही चूल्हे में अगर अभी भारत और ऐसे कई लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज से मैं अभी ये गैसेस भी समाप्त कर दूं तो क्या जलेगा? जलेगा फिर कोयला, जलेगा फिर लकड़ियां, जलेगा फिर काव डंग, उनसे पैदा होंगे वो धुएं, वो पर्यावरण को नुकसान और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो इट इज़ फार मोर क्लीनर फ्यूल एज कम्पेयर टू दोज फ्यूल्स। तो ऐसे तमाम मुल्कों की तो अभी ज़रूरत है भाई गैस, और बड़े बड़े मुल्कों की भी ज़रूरत है गैस। आई बात समझ में? आज अमेरिका की कुल ऊर्जा की ज़रूरतें 20% तक ही कोयले से पूरी हो रही हैं, लेकिन वो हैवीली डिपेंडेंट है गैस एंड ऑयल पर। इतनी बात समझ में आई? लेकिन भारत जैसे मुल्कों के लिए तो अभी आने वाले समय में डिपेंडेंस गैस पर बढ़ने वाली है। जैसे जैसे स्वच्छ फ्यूल की तरफ जाएगा, गैस पर डिपेंडेंस बढ़ने वाली है। तो इसलिए ट्रांजिशनल अवे फ्यूल के तौर पर गैस को एक वाजिब बताया जा रहा है। तो कुछ लोग इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि अमेरिका ने कराया अपनी कमाइयाँ बनाए रखने के लिए, रशिया ने कराया अपनी कमाइयाँ बनाए रखने के लिए, लेकिन कंसर्न्स इंडिविजुअल्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। जैसे 2021 में भारत ने ये कहा कार्बन फेज आउट करने के विरोध में मैं खड़ा हूँ, क्योंकि भारत के पास अच्छे खासे अच्छे खासे कोयले के रिजर्व हैं। लेकिन फिर भी आपको एक बात पता है, भारत कोल इंपोर्ट करता है। इतने बड़े कोल रिजर्व्स होने के बावजूद भी भारत कोल इंपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस के तो रिजर्व्स ही नहीं हैं, तो बड़े नाम मात्र हैं, तो वो हैवीली इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में जिसके रिजर्व हैं उसमें अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता है। उसे ही पूरी तरह से अगर ख़त्म मान लिया जाता कि फेज आउट ही करेंगे तो पूरा ही गया था भारत। चीन के पास कोल के अच्छे खासे रिजर्व हैं, गैस के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं, ऑयल के रिजर्व्स की कमी है। अमेरिका के पास तो ऑयल गैस के अच्छे खासे रिजर्व्स हैं और अभी उसकी कोल पर निर्भरता भी नहीं है। तो वहाँ चीन और भारत कोल के हक में खड़ा, यहाँ पर रशिया और अमेरिका आज गैस के हक में खड़ा, और ले दे करके पूरा विश्व इंसानी जान बचाने के लिए, रोज़गार को बचाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खड़ी है मजबूरन उन फॉसिल फ्यूल्स पर जो एज़ कम्पेयर टू भाई कोल और ऑयल तो ज़्यादा स्वच्छ है। इसके कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कुछ कहती है। वो क्या कहती बात को समझो। वो कहते हैं, तो ये लाइन दोबारा पढ़ता हूँ कि ट्रांजिशनल फ्यूल्स कुड प्ले अ रोल इन फैसिलिटेटिंग द एनर्जी ट्रांजिशन व्हाइल एंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, बट देयर इज नो डेफिनेशन और क्लैरिटी व्हाट दीज फ्यूल्स आर। Natural gas has been touted as one of the contenders.
कंसर्न्स ऑफ नेचुरल गैस को लेके फिर कंसर्न्स क्या है? इवन दो इट्स प्रोडक्शन लीड्स टू मीथेन एमिशंस, तो इसका पहला कंसर्न है कि मीथेन के एमिशंस होंगे, बट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बट द एस्टिमेट्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA सजेस्ट दैट स्विचिंग फ्रॉम कोल टू गैस रिड्यूसेस एमिशंस बाय 50%। अगर कोल से गैस पर आते हैं तो 50% तक एमिशन रिड्यूस हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस का। व्हेन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर हम बिजली क्षेत्र में कोल से गैस पे आ जाएं तो 50% तक एमिशन रिड्यूस होते हैं। एंड बाय 33% व्हेन प्रोवाइडिंग हीट, अगर हीट पर्पस के लिए कोयले से गैस पे आए तो एमिशन 33% तक रिड्यूस हो जाते हैं। बिजली पैदा करने के लिए अगर कोयले से गैस पे आए तो एमिशन 50% तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए भाई तो हम तो ट्रांजिशन ही करेंगे, क्योंकि फेज आउट और फेज डाउन तो नहीं हो रहा, अभी ट्रांजिशन ही हो रहा है। तो ऐसे में हम ये नहीं देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली किसको बंद करके किसको चालू करना, हम ये देखेंगे कि अभी जो हमारे पास उपलब्ध अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से ज़्यादा स्वच्छ कौन सा है, उनमें से ज़्यादा स्वच्छ कौन सा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम तराजू पर कोयले को और गैस को रखें तो फिर ले दे करके एमिशन के नॉर्म्स से चलें तो ज़्यादा स्वच्छ गैस है। बिजली की पैदावार में जो भी कोई प्लांट बिजली पैदा कर रहा है तो जितना कोयला वो खपा करके उतनी बिजली बना रहा है, उतनी बिजली में जितना उसने एमिशन किया, गैस पे पैदा इस्तेमाल करके उतनी बिजली पैदा करने में आधा एमिशन होगा। फिर जितने कोयले से उसने हीटिंग प्रोवाइड करी जितनी, उतनी ही हीटिंग में अगर गैस इस्तेमाल करेगा तो आधा एमिशन 33% ही एमिशन होगा। इस हिसाब से ये क्लीन है। तो क्रिटिक्स की आपत्तियां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज को लेकर के, क्रिटिक्स की आपत्तियां ट्रांजिशन अवे वर्ड को लेकर के कि वाई नॉट फेज आउट, वाई नॉट फेज डाउन, क्रिटिक्स की आपत्तियां कि वाई नेचुरल गैस, इसका इस्तेमाल करने की क्यों बात कर रहे हैं, ये सारी क्रिटिक्स की आपत्तियां। लेकिन उसके बावजूद ये सारे आउटकम्स COP28 का पहला कि फॉसिल फ्यूल की दिशा में उसने ये सुनिश्चित किया कि ये ट्रांजिशन अवे होगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट। तो होल सम स्टोरी मैंने आपको सारे आर्टिकल्स कवर करके सारा डिबेट इस बिंदु के इर्द गिर्द समझा दिया। अगले बिंदु के इर्द गिर्द भी ऐसे ही समझेंगे। अगला बिंदु करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। क्या आउटकम आया इस विषय में? संकल्प है ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या कहता है? एग्रीमेंट कॉल्स अपॉन कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट टू ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। फर्स्ट कमिटमेंट, फर्स्ट आउटकम। सेकंड, डबलिंग ऑफ एनुअल इंप्रूवमेंट्स इन एनर्जी एफिशिएंसी। आज आप एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उससे जो भी आज इंप्रूवमेंट हुई है उस इम्प्रूवमेंट्स को दुगना कर दीजिए एनर्जी एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब आपने LED CFLs डिस्ट्रीब्यूट करके जो एनर्जी एफिशिएंसी हासिल की, इस प्रयास को दुगना कर दीजिए। तो एनर्जी एफिशिएंसी के कदम में दुगनी रफ्तार लाइए और रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन को 3 गुना कर दीजिए। ओके, जो भी अब तक रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ग्लोबल लेवल पे वो 3 गुना कर दीजिए। ट्रिपल। डन हो गई कहानी। लेकिन इसमें कुछ शब्द ध्यान देने योग्य थे। वो क्या शब्द थे उसको समझिए। सबसे पहला शब्द है अग्रीमेंट कॉल्स अपॉन कंट्रीज टू कंट्रीब्यूट टू ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, डबलिंग ऑफ एनुअल इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी। ये ग्लोबल वर्ड हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो समझाएंगे अभी। क्रिटिक्स का कहना क्या है समझाएंगे अभी। पहले समझिए कि ऐसा करके होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जो शायद किसी और एफर्ट से नहीं है। वो क्या? इट कैन अवॉइड एमिशंस ऑफ अबाउट 7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बिटवीन नाउ एंड 2030। 2023 से 2030 के समय के बीच में 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का एमिशन रोक देंगे। जो ना करें ऐसा तो होगा। मतलब 7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का एमिशन माइनस कर दिया आपने। अगर ये ट्रिपलिंग ना करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और अगर डबलिंग नहीं करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी एफर्ट्स को, तो ये 7 बिलियन टन के लिए भी तैयार रही है, फिर रेडी रही है। ये भी माल वहीं मिलेगा एटमॉस्फेयर में, पर उतना कम कर देंगे ऐसा करके। ओके, सो लेसर एमिशंस विल बी। यू विल आस्क हाउ मच?
equivalent to 7 billion ton of carbon dioxide. That much. By doing these two actions, first, the tripling of the global installed renewable energy capacity, and the second one is the doubling the improvements of energy efficiency. These two steps we need to follow. So, these two steps can avoid emissions of about 7 billion tons of carbon dioxide equivalent between now and 2030. ये कितना है? More than all the net result of all other climate actions being currently taken. जितने भी बाकी के क्लाइमेट एक्शन अभी लिए जा रहे हैं, उनके जो भी नेट रिजल्ट आते हैं या आ रहे हैं, ये उनसे ज़्यादा होगा. मतलब कितना इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है एनर्जी एफिशिएंसी पे ध्यान देना. बाकी सभी किए जा रहे क्रियाकलापों के जो अंत नतीजे आते हैं, ये नतीजा उन सबसे ज़्यादा है. आई बात समझ में? आगे दिस प्रोविजन, अब एक प्रॉब्लम है इस प्रोविजन की, क्योंकि यहाँ पर वर्ड है ग्लोबल. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ग्लोबल टारगेट है. जैसे आप सारे हैं एक ग्लोबल, आप सब एक ग्रुप, मैंने ग्रुप को टारगेट दे दिया कि आज तक 5 चैप्टर तैयार हो रहे थे, कल तक 15 होने चाहिए. मतलब 10 चैप्टर एक्स्ट्रा करके आएंगे आप. ये टारगेट पूरी क्लास को दे दिया, क्लास के एंड पे पूरा होना है. हर आदमी कह रहा है मैं इंडिविजुअली कितने चैप्टर करूं. इसमें से कोई करे भी ना, कोई बहुत ज़्यादा कर दे, कोई थोड़े बहुत ही करे. तो जब कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई थोड़े बहुत कर रहा है, जो कर रहा है उसे देख के कहेगा ये भी नहीं कर रहा है तो मैं भी क्यों करूं. मतलब ये बड़ा एम्बिगुअस सा स्टेटमेंट है कि ग्लोबल टारगेट है ये. तो हर कंट्री के ऊपर ये इनकम्बेंट नहीं है कि उसे कितना करना है, कितने समय में करना है. ये तो ग्लोबल टारगेट है. यही इसकी एम्बिग्यूटी है, यही इसको लेकर के संशय पैदा करता है कि सभी मुल्कों को क्या करना है, कितना करना है, और अगर ये तय ही नहीं है तो अचीव होगा. ये सिर्फ मात्र एक स्टेटमेंट बन के तो नहीं रह जाएगा. लेकिन बनाने वाले कहते हैं स्टेटमेंट बन के कैसे रहेगा. मुल्कों को पता है कि बचना है तो ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन रिड्यूस करना है, पहला. दूसरा, मुल्कों ने आज दिन तक भी तो एफर्ट्स करके एक लेवल पे कैपेसिटी इंस्टॉल की ही है. तो हम उन्हें एक मोटा मोटा रास्ता दे रहे हैं कि अगले 7 वर्षों के तहत 7 बिलियन टन के बराबर की कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर की एमिशन रोक पाएंगे अगर आप 3 गुना कर दीजिए प्रयास. तो अलग अलग स्तर पर कंट्रियां खड़ी हैं. कोई लीस्ट डेवलप्ड स्टेटस की है, कोई डेवलपिंग स्टेटस की है, कोई बहुत डेवलप्ड स्टेटस की है. ऐसे में ग्लोबल लेवल पे ही टारगेट रख सकते थे कि सारे जितना बन पड़े वो करें. अब जितना बन पड़े में वो कहते कि ये तो प्रमाणित ही है ना, स्टॉक टेक नहीं करेंगे, ग्लोबल स्टॉक टेक भी तो करेंगे. तो ये तो प्रमाणित ही है ना कि जो बहुत विकसित मुल्क है वो ज़्यादा करे, जो विकासशील मुल्क है वो अपने स्तर पे विकसित के बराबर ना करे पर काफ़ी करे, जो लीस्ट डेवलप्ड है वो एटलीस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ दिखे तो सही, कदम उठा लिए. कहते हैं इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो ट्रिपल में आना चाहिए. हमने यही तो कहा. तो वो कहते हैं कि बाय द वेरी नेचर ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट अगर चलें तो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस वाला ही कॉन्सेप्ट चलना है. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ही कॉन्सेप्ट चलना है. क्रिटिक्स उधर भी नहीं जीने देते, इधर भी नहीं जीने देते. जब टारगेट लगाएं तो कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड फॉलो नहीं कर रहे. जब हम कहते हैं ग्लोबल लेवल पे टारगेट करना है, फिर कहते हैं कंट्री स्पेसिफिक तो कुछ नहीं होगा, फिर ग्लोबल लेवल पे रिजल्ट कैसे आएगा. वो कहते आएगा, ग्लोबल लेवल पे रिजल्ट आएगा, हम समीक्षा करेंगे, रिपोर्ट आएगी, सब अपना अपना नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन अपने अपने हिसाब से सबमिट करेंगे. हम बात करेंगे कि ये 2030 तक के जो ट्रिपलिंग ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉलेशन और एनर्जी एफिशिएंसी की डबलिंग के अनुसार तो कुछ दिखता नहीं आपके नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस में. हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए अगर बढ़ सकता है तो. और दूसरी तरफ हम जब जग जाहिर करेंगे आपकी जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं उसका जब हम स्टॉक लेंगे तो वो हम जग जाहिर करेंगे, तो फिर उसमें पता लग जाएगा आप विश्व को लेके कितने संजीदा हैं, तो वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा.
तो वो कहते हैं ये ग्लोबल लेवल का ही टारगेट फिलहाल फिजिबल बनता है, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि इस तरह से चीज़ें अचीव नहीं होंगी अगर आप इसे ग्लोबल लेवल पे बना के चलते हैं। सो वो ये कहते हैं कि दिस प्रोविजन इज़ नॉट इनकम्बेंट ऑन एवरी कंट्री टू इंडिविजुअली ट्रिपल इट्स करेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल टारगेट। तो हर कंट्री को, इंडिया को अपनी रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को ट्रिपल करना है, पाकिस्तान को, चीन को, रशिया, ऐसा नहीं, ग्लोबल लेवल पे ये ट्रिपल होना है। हो सकता है ऐसे में कोई मुल्क जस्ट शुरू ही करे, कोई मुल्क जस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को डबल ही करे, कोई 1.5 करे, कोई 3 गुना, कोई हो सकता है 5 गुना करे। फाइनल रिजल्ट ग्लोबल लेवल पे ट्रिपल आना चाहिए, ऐसा है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि इट इज़ नॉट इनकम्बेंट ऑन एवरी कंट्री टू इंडिविजुअली ट्रिपल इट्स करेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल टारगेट, सो इट इज़ दस नॉट क्लियर हाउ दिस ट्रिपलिंग वुड बी एंश्योर्ड। तो भारत ने अपना एक वहाँ पर पक्ष रखा कि मैं एक जिम्मेदाराना मुल्क होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि हमारी अचीवमेंट क्या रही है। सो इंडिया सेड इट रिड्यूस्ड इट्स GDP एमिशन इंटेंसिटी बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 2019, अचीविंग द टारगेट 11 ईयर्स इन एडवांस। करना था 2030 तक, कर लिया, क्योंकि पेरिस अग्रीमेंट में हमने 33% का वादा किया था, कर लिया। 2019 तक ही अचीव। तो 11 साल पहले भारत कहता ले लो, फिर बताओ, अब 11 साल पहले ही कर लिया। मतलब कि एनर्जी इंटेंसिटी जो इकोनॉमी वाइज, GDP वाइज है, वो 33% पे ले आए हम। सेकंड, वो कहता है द कंट्री रीच्ड इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स 9 ईयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल। 30 साल, मतलब 2030 तक जाना था, 9 साल पहले ही, 2021 तक ही जो हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स थे रिन्यूएबल के क्षेत्र में, हमने 9 साल पहले अचीव कर लिए हैं। तो ये हमारी अब तक की स्टैंडिंग है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे विश्व को लेकर के, कि हम कितने संजीदा हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। आई बात समझ में? इस पड़ाव में, इस अध्याय में आज COP28 की आउटकम्स के ये 2 पहलू, कल के पड़ाव में आगे के पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय।